हेलो दोस्तों, पीछे से अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम अपने लास्ट करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है, ये 6 मंथ की करंट अफेयर जो हमें करना था। आज अराउंड 30 टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स की संख्या ज्यादा है। ओवरऑल 6 मंथ की करंट अफेयर में हमने कम से कम 130 प्लस टॉपिक्स को देखा है आज की क्लास को अगर इंक्लूड कर लेंगे तो, क्योंकि औसतन मैंने 20 टॉपिक तो मिनिमम पढ़ाए हैं। ठीक, तो 5 क्लास में अगर 100 टॉपिक मान ले, आज 30 टॉपिक है तो 130 प्लस टॉपिक आप देख रहे हो। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है, जिन्होंने पूरी क्लासेस देखी होगी, मैंने जितने भी टॉपिक का ट्रेडिशनली कुछ लिंकेज है उनसे संबंधित पारंपरिक तौर पे कुछ क्वेश्चंस बन के आए हैं, तो 3, 4, 5 जितने क्वेश्चंस बन के आए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, उनको वापस यहीं करा दिया ताकि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आपकी क्या हो सके, सही हो सके। चाहे उनका संबंध हिस्ट्री से था, चाहे ज्योग्राफी से था, चाहे साइंस से था, चाहे पॉलिटी से था, जिन विषयों से, इकोनॉमिक्स से था, उनको मैंने कराने की पूरी कोशिश की। अब आपकी पोटेंशियल देखने की दोस्त कि आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए कितनी ताकत लगाते हो। प्रीलिम्स निकालो, विश्वास रखो, मुख्य परीक्षा में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मुख्य परीक्षा के लिए इतना काम अपने लोग मिलकर करेंगे ना कि भाई मेंस तो सबका निकलेगा। ठीक है, मेंस पे अच्छी काम करेंगे और जाहिर सी बात है जो जितना लिखेगा उतनी प्रोबेबिलिटीज होती हैं मुख्य परीक्षा निकलने की। यहां पे आपकी याद करने की और आपके क्वेश्चन की टैकल करने की जो पावर है वो सामने आती है। तो थोड़ा याद करना होगा। देखो, ये प्रीलिम्स में एक सच्चाई है, आपको घोटना होगा। तो करंट अफेयर मैंने कराया, उसके अपने नोट्स तो बनाएंगे। मैंने अपने नोट्स शेयर भी कर दिए, जो मैं लिखा रहा हूं। टेलीग्राम पे जाओ, नोट्स उठाओ, नोट्स को रिवीजन करो। ये जो लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, पीछे से अभ्यास सर्च करो, उठा के नोट्स रिवीजन करो, क्लासेस करो। ठीक है, क्लास को 2-3 बार देख के चीजों को अपने दिमाग में बैठाओ, नोट्स बनाओगे तो बहुत बेटर बात है। एक रिक्वेस्ट, आप सबको पता होगा कि यार अराउंड 2 महीने पहले हमने पीछे से अभ्यास नामक एक नया प्लेटफॉर्म बनाया। ठीक है, पिछले 2 महीने से लगातार हम लोग एफर्ट कर रहे हैं। अराउंड 21 प्लस हमारे 21K प्लस हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो प्लीज थोड़ी फैमिली थोड़ी जितनी जल्दी बड़ी कर पाओ यार उतनी जल्दी कर दो। अपने लोग आगे आज दृष्टि की क्लासेस जो है वो इसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे। जितनी भी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर काम कर सकता है, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एक भाई के तौर पे, तो आपको कहीं ये कमी नहीं महसूस होगी कि यार काश एक टीचर, एक बेस्ट मेंटोर मौजूद रहता तो प्रीलिम्स इजिली निकाला जा सकता है। वो सभी भूमिका का निर्वहन करने के लिए हम और रमन सर तैयार हैं। जितनी भी चीजें होंगी बहुत बेस्ट आपके पास दी जाएंगी फ्री में यूट्यूब पे। इससे बेस्ट प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोई काम नहीं करेगा जितना हम लोग करा रहे हैं या कराएंगे। ठीक है, आपका कुछ सुझाव हो तो वो भी आप लोग कमेंट करना। एक बार ऐसे खासतौर पे ऐसे मेरे दोस्त, ऐसे हमारे स्टूडेंट्स जो जानते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग को। ठीक है, अभी चूंकि क्लासेस देखेंगे कि जो मेरी करंट अफेयर की अराउंड प्रीलिम्स के ड्यूरेशन में लाखों लोग करते हैं। ठीक, लेकिन हमारे पास सब्सक्राइबर बेस अभी 20K के अराउंड है। तो प्लीज एक बार जो दोस्त आपके तैयारी करते हो उनमें इस वीडियोस को जरूर शेयर करो। 25 में जो लोग देने वाले हैं एक बार उनको चैनल के बारे में बताओ ताकि वो लोग जुड़े। हम लोग लगातार यूपी पीसीएस के लिए, यूपीआरओ के लिए काम करते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक रिक्वेस्ट था, क्योंकि आज अंतिम क्लास थी तो यार रिक्वेस्ट तो बनता है। ठीक, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सबसे यही रिक्वेस्ट था। आते हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, पहला टॉपिक हमारा जो पहला टॉपिक है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो है कोलंबो प्रक्रिया। अभी हाल ही में भारत क्या हुआ है, कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष बना है। कोलंबो प्रक्रिया क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है। ध्यान देना है, इसमें भारत 2024 से 2026 2 वर्ष के लिए भारत क्या क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा सेटअप में। ठीक है, हाँ, भारत क्या करेगा वर्ष 2024 से लेके 2026 तक, इस ड्यूरेशन के बीच में भारत क्या करेगा, अध्यक्षता करने वाला इसका, जिसकी वजह से ये न्यूज में आया है। ओके, अध्यक्षता करेगा। इसके जो डिसीजन होते हैं कोलंबो प्रक्रिया के, इसके डिसीजन बाध्यकारी नहीं होते हैं। एक फैक्ट आपको ये याद करना होगा, बाध्यकारी नहीं होते हैं। अध्यक्षता कौन करने वाला है तो ये मैंने बता दिया, लिखो यहां पे लिख भी लेता हूं इंडिया, ताकि बाद में आप लोग रिवीजन करो तो दिक्कत नहीं है। इसके डिसीजन, इसके निर्णय जो होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। ये इसमें क्या है, कुल 12 कंट्री, कुल 12 देश, 12 कंट्री इसके क्या है, सदस्य हैं। ठीक है, उन 12 सदस्य देशों का नाम आपको याद करना होगा। आप एक बार अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ आपको अफगानिस्तान दिख रहा होगा, ये आपको नेपाल का फ्लैग दिख रहा होगा। थोड़ा कट गया, कोई बात नहीं है, बुरा नहीं मानना है। यहाँ पे देखो नहीं कटा, यहाँ पे पूरा फुलफिल है। ठीक है, ये बांग्लादेश, अपने देखो पहले पड़ोसी याद करो। अपना पड़ोसी अफगानिस्तान भी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रेखा का क्या नाम है बता सकते हो? भारत और नेपाल के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसका क्या नाम है? ठीक है, तो भारत, नेपाल, भारत का पड़ोसी बांग्लादेश भी है, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भी है। ठीक है, भारत का पड़ोसी चाइना है, चाइना भी मौजूद है, भारत का पड़ोसी श्रीलंका भी मौजूद है। ठीक है, तो ये सारे जितने भारत के पड़ोसी हैं, सारे भारत के पड़ोसी इतने मौजूद हैं। अब क्या है, एक स्वयं भारत है। इसके बाद से ध्यान देना है कंबोडिया, ठीक है, फिलीपींस,
थाईलैंड, ठीक है, इंडोनेशिया और वियतनाम। ये 12 कंट्रीज इसकी सदस्य देश हैं जिनके बारे में हमको पता रहना चाहिए। तो जो 12 इसके सदस्य देश हैं उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन यहां पे लिखा गया है। ठीक, अब देखो कोलंबो प्रक्रिया भी एक क्षेत्रीय संगठन है और बिम्स्टेक भी क्षेत्रीय संगठन है। अब बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक के बारे में, बिम्स्टेक का कोई फुल फॉर्म, ठीक है, लिख देगा तो बहुत बेटर बात रहेगी। बिम्स्टेक सिंपल बात सोचना कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से सटे हुए जो कंट्रीज हैं, आप यहाँ पे फोटो देखो, उनसे सटे हुए, उनसे संबंधित देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक, यह संगठन क्या करता है, बे ऑफ बंगाल के कंट्रीज का क्या करेगा, उनके सामाजिक और आर्थिक वृद्धि में या विकास में भूमिका अदा करता है। इसका काम है सामाजिक आर्थिक विकास को ध्यान में रखना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिम्स्टेक न्यूज में इसलिए आई है क्योंकि इसने अपना क्या किया, अभी हाल ही में अपना चार्टर तैयार किया है। बिम्स्टेक न्यूज में क्यों आई, क्योंकि बिम्स्टेक ने भी हाल ही में अपना चार्टर तैयार किया। अब बिम्स्टेक के सदस्य देश का नाम देखो, यहां पे भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। ओके, तो ये क्या हुआ, ये बिम्स्टेक कंट्रीज हो गई। अब यहां पे ऊपर क्या बताया, ऊपर हमने कोलंबो कंट्रीज का, मतलब कोलंबो प्रक्रिया की कंट्रीज का नाम बताया। तो आप बताओ कि क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में, क्योंकि दोनों न्यूज में है और एक ही महीने में न्यूज में है, तो एक चांस हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, ठीक है, बिम्स्टेक और कोलंबो प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन बना के सकते हैं कि कौन दोनों का सदस्य देश नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग तैयार रहोगे इस टाइप के भी क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो बिम्स्टेक की कंट्रीज हमने देख लिया, यहाँ पे कोलंबो प्रक्रिया की कंट्रीज देख लिया, तो एक चांस है कि आपका क्वेश्चन बनके ये आ जाए आपके एग्जाम में। ओके, तैयार रहेंगे। ये तीसरा हमारे पास अभी रिसेंट में टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हमको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जो 6 प्रमुख अंग हैं, उनमें से एक यूएन के प्रमुख अंग में से आपका आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यानी यूएन के प्रिंसिपल काउंसिल, जो 6 प्रिंसिपल काउंसिल्स हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, प्रमुख अंग हैं, उनमें एक क्या आपका यूएनएससी है। तो प्रिंसिपल, ठीक है, जो ऑर्गन है, अंग है, उनमें से एक आपका क्या है, एक आपका यूएनएससी है। तो ये सेम बात आपके पेपर में पूछा हुआ है, यूनाइटेड नेशन के कुल कितने महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, तो यूएनएससी। अब यूएनएससी में कुल कितने मेंबर्स आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तो यूएनएससी में टोटल जो मेंबर होते हैं उनके सदस्यों की संख्या 15 है ओवरऑल, लेकिन 2 पार्ट्स में। इसमें कुछ मेंबर्स का होते हैं परमानेंट होते हैं, यानी हमेशा के लिए अस्थायी सदस्य होते हैं, परमानेंट होते हैं, और कुछ सदस्य दे देना इसके नॉन परमानेंट होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है, नॉन परमानेंट होते हैं। ओके, तो परमानेंट सदस्यों की संख्या कितनी है, तो परमानेंट कुल 5 सदस्य हैं, और वो उस समय जो परमाणु शक्ति से संपन्न देश थे वो थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप उन कंट्रीज का नाम याद करो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको एक साथ दिखेंगे, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया भी साथ में था, और चाइना। ये वो 5 कंट्रीज हैं जो क्या है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, यूएनएससी में भारत भी परमानेंट मेंबर्स या सदस्यता प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्या, ये मेंस का टॉपिक है, तो हम लोग यहां पे कुछ नहीं डिस्कस करते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या कितनी होती है, तो नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या होती है 10। कुल 10 का होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और इन नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो कार्यकाल होता है, नॉन परमानेंट है तो रिटायर कितने ईयर में होंगे, ये हर 2 साल में रिटायर होते हैं। आपके पास अगर 2020 का आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो भारत 2020 में नॉन परमानेंट मेंबर बना था। तो क्वेश्चन बन गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ यूएनएससी का अस्थायी सदस्य के रूप में नामित नहीं हुआ है। तो भारत के साथ, यानी भारत तो क्वेश्चन में दे दिया था, तो जो अन्य 4 बचे, क्योंकि इसमें से 50% हर 2 साल पे हट जाते हैं, 50% हर 2 साल पे आते रहते हैं। तो ये भी मतलब राज्यसभा की तरह चलती रहती है, अस्थायी है ये भी। ठीक है, अच्छा अब बात आते हैं, तो उस समय क्वेश्चन बन की चूंकि आया हुआ है तो चांस है इस बार आ जाए। इस बार क्यों आ जाए, तब भारत पेपर में था और हमारा पड़ोसी जिसको हम लोग मतलब जितना चाहे उतना गरिया लेते हैं, पाकिस्तान इसमें शामिल है इस बार नॉन परमानेंट मेंबर में, तो इसके लिए न्यूज में। तो देखो याद कर जाना, इस बार नॉन परमानेंट मेंबर किसको चुना गया, तो क्वेश्चन मान लो उसी को चेंज कर ले कि पाकिस्तान के साथ किसको किसको शामिल किया गया। तो पाकिस्तान के साथ डेनमार्क, आप जितनी भी बेहतरीन रैंक देखो,
चाहे आपको मैंने दिखाया डेमोक्रेसी इंडेक्स देखो, हैप्पीनेस इंडेक्स देखो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखो, सब में आपकी डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड टॉप कंट्रीज है। ठीक है, ग्रीस आपका, ग्रीस के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स मैंने बताया। आज आपको बताओगे क्या, जिन्होंने पांचों क्लास देखोगी, ग्रीस क्यों इंपॉर्टेंट था, कोई बताओगे? पनामा, पनामा और इसके साथ साथ सोमालिया, सोमालिया, ये क्या है, इनको अभी हाल ही में इनका चयन किया गया है, तो इनका कार्यकाल कितना होगा, 2 ईयर का कार्यकाल होगा। ओके, ये हम लोग देख लें। आप लोग अगर बहुत कुछ चीज करना चाहते हो तो भाई कुछ भी बहुत ज्यादा ना करके केवल यूनाइटेड नेशन के बारे में अगर ना गूगल करके पढ़ लो, या आपको आपके इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा, आप वहां पे जाके थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, तो रीड यहां पे लिख देता हूं, यूनाइटेड नेशन को आपको क्या करना, रीड करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करना, इसको आप लोग रीड करना है। यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ, इसके जो 6 प्रमुख अंग है वो कौन से हैं, उनके 6 प्रमुख अंगों का हेडक्वार्टर कहां पे है। ठीक है, ये सारी चीज आपको पढ़नी है। ठीक, इंपॉर्टेंट बात है, तो ये सब चीज कर लोगे तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, अभी भारत सरकार ने क्या किया है, एक फार्मास्यूटिकल अलायंस तैयार किया गया। फार्मास्यूटिकल अलायंस, और फिगर से देख के लग रहा है कि भाई मेडिकल सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, मेडिकल सेक्टर से संबंधित। देखो कोविड में क्या हुआ था, दवा की आपूर्ति बाधित हो गई थी। सारे देश क्या करें, रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत हमारे पास कुछ मेडिसिन भेज दे, भारत किसी दूसरे देश से बोला था कि हमारे पास कुछ मेडिसिन भेज दो, तो यानी दवाओं की आपूर्ति क्या हुई, बाधित हो गई थी। तो दवा की अबाध आपूर्ति हो सके, चाहे कितने भी बुरे दिन आ जाए। ठीक, इसको ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस लाया गया। कब लाया गया बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, तो भैया अभी कैलिफोर्निया में एक कन्वेंशन हो रहा था जिसका नाम है बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो यहां पे मैं बता देता हूं, ठीक है, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन नोट करना आप लोग, इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 तो बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन चला था। अच्छा, जो बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन चला था, ये हो क्या रहा था, तो मैंने आपको बताया कि कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया का एग्जैक्ट जगह देखोगे तो सैम डिएगो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, यहां पे ये सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ओके, इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था, और यहीं पे क्या हुआ, बायो जो आपका ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस है, इसकी नींव पड़ती है। कौन कौन से लोग मिलके बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की नींव पड़ते हैं, डालते हैं, तो उसमें आपकी कंट्री है दक्षिण कोरिया, ओके, भारत, यूएसए नॉर्मली देखोगे जहां रहता ना, वहां जापान जरूर रहेगा, और कभी कभी जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी रहती है। ठीक है, इसमें क्या जापान के साथ ईयू है। तो ये कंट्रीज मिलके क्या किए हैं, ये कंट्रीज मिलके बेसिकली आपकी इस अलायंस को तैयार किया। कौन, दक्षिण कोरिया, भारत, यूएसए, जापान, ईयू। ईयू में इस वक्त वर्तमान में कुल कितनी कंट्रीज शामिल हैं, ये पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैंने इसके पहले बताया कि ईयू में कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो आप यहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर वर्तमान में ईयू में इतने देश शामिल हैं, यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, ओके, ये चीज आपको कमेंट करना ही करना होगा, इसको आप लोग कर दो, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के बारे में हमको पता है, महिलाओं के प्रति जो हिंसा के केसेस बढ़ रहे थे, उनको लेके एक नियम तैयार किया गया, जिसको सभी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को अपने यहां लागू करना है। ठीक, तो इस चीज को दिमाग में रखना है। उसमें सजा का क्या प्रावधान था, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वहां पे मैंने ईयू के बारे में आपको बताया था, तो आपको ये कमेंट करना होगा। तो यानी मैं देखो बताते चला हूं, देखो टॉपिक्स कितने रिलेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ईयू क्यों नहीं बता रहा हूं, ऑलरेडी मैंने बताया है। ठीक, तो ये सारे देश हो गए, आपको ये तैयार कर देना है। ओके, तो एक तो हमको क्या पता, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहां पे हुआ, तो कैलिफोर्निया सकता है, शॉर्ट फॉर्म में देगा भाई, एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो सैम डिएगो बोल सकता है। ठीक है, सैम डिएगो के बारे में पूछ सकता है। ठीक, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आएंगे तो भैया ये लिख के लो, पेपर में कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आने वाला है। ये जो हेडिंग आपको दिख रहा है ना G7, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। 7 मतलब दुनिया के ग्लोबलाइज्ड जो 7 बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं उनके बारे में, ये एक उनका संगठन है। ठीक है, हुआ कहां ये संगठन, G7 का संगठन, ये अभी रिसेंट में जो 50वां संगठन था, ये हुआ कहां, तो अपूलिया, इटली। कुछ होमवर्क भी दूंगा मैं, ठीक है, हर बार की तरह
तो दिमाग में रखना है, इसका आयोजन किया गया इटली में, अपूलिया, इटली में इसका आयोजन किया गया। भारत को भी इसमें बुलाया गया था, भारत मेंबर तो नहीं है इसका, लेकिन इटली ने भारत को बुलाया था। भारत सरकार इसमें पार्टिसिपेट की हुई है। ओके, भारत सरकार यहां पे गई थी। तो 50वां शिखर सम्मेलन हो गया, कहां पे? अपूलिया, इटली में इसका आयोजन किया गया। एक तो बात होगी। अब ये कौन कौन सी कंट्रीज इसमें, कौन कौन से देश इसमें G7 में डायरेक्टली क्वेश्चन याद इसका देखो, यहां पे क्या लिखा है? कनाडा, स्क्रीन दिख रहा है, कनाडा, कनाडा के पास फ्रांस दिख रहा है, ठीक है, जर्मनी। अच्छा, इसमें देखो आपको फर्स्ट फिर वही यूरोपियन यूनियन, वो वर्ल्ड वार का दौर याद करो। तो देखो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, यूएसए और किंगडम हो गया, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ? यहां पे देखो उसके नीचे जापान, यूएसए के नीचे कनाडा, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। ये टॉप 7 जो कंट्रीज हैं, जो इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज है, इसमें शामिल की गई हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। तो ये 7 कंट्रीज मिलके आपकी G7 बनाती हैं। ओके, G7 का निर्माण करती हैं। तो हमारे लिए ये हो गया। तो इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग बताएंगे, आप चलो होमवर्क लो, होमवर्क। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन देना, G7 का फर्स्ट, ठीक है, समिट कहां हुआ था? ठीक है, फर्स्ट समिट कहां हुआ था? कुछ नहीं करना है, गूगल करो, ठीक है, G7 फर्स्ट समिट क्वेश्चन मार्क, कमेंट में कमेंट करना सर इस समय हुआ था। पहली बात, वेयर कहां हुआ था, व्हेन कब हुआ था। जब आप पता चलो कि कब हुआ था, तो आपको पता चलेगा कि G7 का गठन कब हुआ, ठीक है, ये आपको पता चलेगा। तो ये कमेंट, ये जरूर नहीं याद होगा, गूगल करना, आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कमेंट जरूर करना आंसर्स को, आंसर्स याद हो जाएंगे। और एक रिव्यू भी देना कि भाई करंट अफेयर की क्लास लगी कैसे, क्योंकि लास्ट क्लास है जो वादा का लास्ट। अभी हम लोग कई तरीके से इस 6 महीने की करंट अफेयर को रिवीजन भी कराऊंगा, वो मेरा अपना तरीका होगा कैसे रिवीजन कराऊंगा। आप लोग क्लासेस कैसी लगी, इस बार कोई रिव्यू जरूर देनी है, कसम खा दे रहा हूं आपको, जरूर बताना पिछली 6 क्लासेस कैसी लगी, ठीक है। और जो होमवर्क है वो तो आपको बताना ही बताना है। दूसरी बात, हमने यूपी पीसीएस और यूपीआरओ दोनों की हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। प्रॉपर उस टेस्ट सीरीज की डिस्कशन भी हम और रमन सर करेंगे, ठीक। आपको कहना क्या होगा कि इस नंबर पे एक बार संपर्क कर लेना। देखो टेस्ट तो आपको देना होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल प्रचार कर रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखो आप कोशिश करो कि 30 फुल टेस्ट देने का प्रीलिम्स के पहले। इसमें तरीका का बोलोगे 30 फुल टेस्ट सब मिलेगा कैसे, तो भाई 10 फुल टेस्ट पीसेस अभ्यास हमने करा रहे हैं और हम डिस्कस भी करेंगे, वो कर जाओ। इससे आइडिया लगेगा पेपर के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है, टेस्ट का कैसे यूज करना होता है समय के साथ, वो क्लासेस बता चलेगा। 10 क्वेश्चन खुद घटना चक्र ने 10 पेपर निकाला था, आपको याद होगा, 2 सेट में 5 पेपर का, वो मार्केट में मौजूद होगा, किसी तरीके से उसको दोबारा पाओ, क्योंकि ये जो निकाला घटना चक्र ने, ये अपने घटना चक्र पूर्वावलोकन के ही क्वेश्चन इसमें रखे हैं इन्होंने। तो इससे क्या होगा, आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन का पूरा, ठीक है, नॉलेज टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 10 जो हमारा है, हमारे पे कुछ PYQs के भी क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चंस भी है, ठीक है, नए पैटर्न पे। तीसरा, मार्केट में क्या करो, 10 पेपर का एक कोई PDF या प्रिंट आउट ले लो भाई, कितना 200-300 रुपए में मिलेगा, ठीक। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको करना ही होगा। हर 3 दिन, देखो टेस्ट सीरीज कैसे देना होता है, हर 3 दिन में एक पेपर जरूर देना है। आप ये मत सोचो कि हम 3 दिन में क्या पढ़ेंगे। देखो टेस्ट देने का तरीका क्या है, आप डेली अब दिमाग में रखना है 1 ईयर का PYQ तैयार करोगे, 1 ईयर PYQ, और जो PYQ तैयार करोगे वो 2023 से पीछे जाओगे, ओके, 2023 से पीछे जाओगे। तो आप क्या करना, जैसे मान लो आपको होता है कि मैं पहला टेस्ट दूंगा तो मुझे 21, 22, 23 का PYQ तैयार करना, तो डेली एक PYQ, उसके आंसर्स याद करने हैं। और पहला फुल टेस्ट, तो मान लो पहला फुल टेस्ट आपने दिया, आपके नेट केवल 55 क्वेश्चन, नेट 55 क्वेश्चन सही हुए। अच्छा, अटेम्प्ट आप कोशिश करना 135 प्लस करने की अटेम्प्ट कोशिश करना, ठीक है। अब सपोज कि आपने दूसरा फुल टेस्ट दिया, दूसरा फुल टेस्ट देंगे तो फिर 3 साल का PYQ रटेंगे, और 3 ऑलरेडी आपने पहले पढ़ा है, तो 6 साल की PYQ तैयार होगी। तो जाहिर सी बात है 6 साल के PYQ से 2-3 क्वेश्चन का एज मिलेगा। तो सपोज आपको केवल 3 क्वेश्चन का एज मिल गया, 3 क्वेश्चन का एज मिलेगा, तो एक निगेटिव मार्किंग भी आपका बच जाएगा, तो एक निगेटिव मार्किंग वाला जोड़ दो, तो नेक्स्ट पेपर में आपके नेट कितने से हो जाएंगे, 59 से हो जाएंगे। इसी तरीके से ये धीरे धीरे नंबर्स के होगा, आपका बढ़ता जाएगा। अब देखोगे ये कब 90 प्लस हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और आपका दूसरा फायदा क्या होगा कि आपकी PYQs तैयार हो जाएगी। दूसरा, पूर्वावलोकन को डेली इस वक्त 5 to 6 आवर, डेली 5 to 6 आवर पूर्वावलोकन पढ़ो, नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके।
ये चीज आपको करनी होगी। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, न्यू टेस्ट सीरीज का जो बैच है वो आपका 4 अगस्त से स्टार्ट है, 4 अगस्त से स्टार्ट है। तो ये वीडियो देख के अगर कोई पेमेंट कर रहा होगा तो एक बात जरूर ध्यान देना, जब आप एडमिशन लेने जाना तो ये बोलना कि हमको 4 अगस्त का जो न्यू बैच है उसमें ऐड होना होगा। तो अभी टाइम भी है 4 अगस्त में, अराउंड 15 डेज का, ठीक है, बट एडमिशन लेना है तो कि 4 अगस्त के बाद से हम लोग आप एकदम फ्लो में आ जाओ, ठीक है। जिसको लगेगा नहीं इसके पहले वाले बैच में एक दो टेस्ट हो गया उसमें ऐड हो जाते हैं तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हो, लेकिन जो नए ऐड होना चाहिए वो 4 अगस्त से। 2 मिनट का प्रचार था, कर दिया हूं, वो थोड़ा हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारा क्या है, मलेरिया उन्मूलन अभियान। देखो भाई बारिश का समय चल रहा है और हमको पता जो वेक्टर जनित बीमारियां होती हैं, खासकर जो जिसमें मच्छर वाहक का काम करते हैं, ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो अभी हम, अच्छा ये तो हमको पता है, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी सरकार चलाती है, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या बोला हूं, सरकार क्या कहती है, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम सरकार चलाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से रोग हैं, कार्यक्रम सरकार चलाती है। इसके अंतर्गत जो आपके रोग है वो आपके 6 रोग हैं, ठीक है, टोटल 6 है। मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरिया, कालाजार, जापानीज इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया। अब मैं यहां पे थोड़ा सा समझाने में लूंगा आपसे समय, ठीक है, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं यहां पे बताऊंगा, 3-4 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इनका नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या बोला, मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरिया, ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस और चिकनगुनिया। चिकनगुनिया ये 1 हो गया, कि दूसरी हो गई, तीसरा, चौथा, पंजा, छठा। तो ये कुल इसमें क्या है, वेक्टर जनित इस रोग नियंत्रण अभियान में ये 6 बीमारियां शामिल की गई हैं। तो एक तो पीटी में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ऐसी है जो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। अब इसमें क्या है, मलेरिया उन्मूलन अभियान अभी स्टार्ट किया गया, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है मलेरिया के कि हम भाई कि 2027 तक क्या करेंगे, 2027 में इलेक्शन है तो 27 तक हम लोग मलेरिया पे पूर्ण रोकथाम कर लेंगे, ठीक है। पूर्ण रोकथाम का टारगेट है यूपी गवर्नमेंट का 2027 तक। तो ये किसका टारगेट है, ये यूपी का टारगेट है। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, याद कर जाना। इस राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मलेरिया उन्मूलन माह डिक्लेयर किया गया है जून माह को, मलेरिया उन्मूलन माह के रूप में जून माह को डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत। अब देखो ये जब हम लोग चीजें कर लिए तो मलेरिया से संबंधित कुछ और चीजें हमको पता है कि मलेरिया में कुनैन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल क्या है, कुनैन आपका एंटी मलेरियल है, ठीक है, ठीक है। कुनैन किससे प्राप्त होती है, तो ये आपका ध्यान देना है, कुनैन किससे प्राप्त होती है, सिनकोना के पेड़ से, ठीक है, सिनकोना। तो सिनकोना के पेड़ से आपकी कुनैन प्राप्त होती है और कुनैन क्या है, एंटी मलेरियल, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन बन गया है। अच्छा पेपर में ये भी क्वेश्चन बन गया है कि सिनकोना के पेड़ का कौन सा हिस्सा यूज किया जाता है, मतलब इनका बार्क यूज किया जाता है, इनका रूट यूज किया जाता है, इनका फ्लावर यूज किया जाता है, या इनके लीफ, इनकी पत्तियों को यूज किया जाता है। तो बेसिकली इनका बार्क, सिनकोना का जो बार्क है, ठीक है, पेड़ की छाल है, उससे उसका यूज किया जाता है, सिनकोना के पेड़ का छाल का यूज किया जाता है, उससे कुनैन से मलेरिया का रोकथाम होता है, ठीक है। अच्छा मलेरिया का केवल इसी से नहीं रोकथाम होता है, ठीक है, आर्ट ईथर की भी भूमिका है मलेरिया रोकथाम में, आर्ट ईथर का भी यूज करते हैं, ओके, आर्ट ईथर का भी यूज करते हैं। ये दोनों जितनी भी अब तक मैंने फैक्ट्स बताया, आप अगर पीवाईक्यूज पढ़ रहोगे तो देखोगे ये सारे फैक्ट्स आपके पीटी में क्वेश्चन बन के आई है। अच्छा वर्ल्ड मलेरिया डे हम लोग कब मनाते हैं, तो हमको होता है कि वर्ल्ड मलेरिया जो डे मनाते हैं वो 25 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, ठीक है, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं। यहां पे लिख दूं, यहां लिख देता हूं,
स्टार्ट। वर्ल्ड मलेरिया डे, कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो आगे एक बार जापानीज इंसेफ्लाइटिस के ऊपर एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने बना के दिया हुआ है। यूपीपीसीएस नहीं, इसको यूपीएससी ने बनाया हुआ है, ठीक है। यूपीएससी पूछी है कि ये स्टेटमेंट मतलब किस बीमारी से, किस वेक्टर जनित बीमारी से संबंधित है। तो कीपिंग पिग्स अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट हेल्प्स इन द, ठीक है, इरेडिकेशन, यानी जो ह्यूमन सेटलमेंट है, जो मानव आवास है, उनको क्या करना है? उनको पिग्स से, जो सुअरों की बस्ती हैं, उनसे दूर रखना होगा, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं क्या करना? इरेडिकेशन करना, यानी उन्मूलन करना। किस बीमारी के उन्मूलन में? तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस। तो अगर हमको क्या करना होगा? पिग्स को दूर रखना होगा, ठीक है। कीपिंग पिग्स अवे। अगर हमको जापानीज इंसेफ्लाइटिस को क्या करना है? उन्मूलन करना है, इरेडिकेशन करना है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया हुआ है 2007 में, 2007 में ये यूपीएससी क्वेश्चन बनाई है, ठीक है। क्वेश्चन बन गया था निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी टाइगर मच्छर से संबंधित है, ठीक है। कौन सा मच्छर वाहक बीमारी है, ऐसे क्वेश्चंस बन के आए हैं। डेंगू के बारे में देखते हैं भाई, डेंगू के बारे में क्या होता है? डेंगू में कहते हैं जो फीमेल एडीज मॉस्किटो होती है वो वाहक होती है, ठीक है। और इससे प्लेटलेट्स क्या होते हैं? बहुत ही रैपिडली डाउनफॉल करते हैं, बहुत ही रैपिडली गिर जाते हैं। तो डेंगू की वाहक मच्छर कौन सी है? एडीज है, एडीज मॉस्किटो है, ओके। इसका इंपैक्ट क्या होता है कि भैया जो प्लेटलेट्स होते हैं वो रैपिडली क्या करते हैं? डिक्लाइन करते हैं, बहुत तेजी से डिक्लाइन करते हैं। तो प्लेटलेट्स में ये इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला हमारा क्या है? लिम्फेटिक फाइलेरिया। अगला हमारा क्या है? फाइलेरिया है। देखो फाइलेरिया का कारण क्या होता है? सूत्रकृमि, ठीक है, सूत्रकृमि। तो फाइलेरिया बेसिकली का रीजन क्या होता है? तो फाइलेरिया का रीजन होता है सूत्रकृमि। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है, कॉज्ड बाई, किसकी वजह से होता है? सूत्रकृमि की वजह से। इंग्लिश लिख दे रहा हूं, सूत्रकृमि, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन है फाइलेरिया का कारण क्या है? तो सूत्रकृमि है। इससे बेसिकली क्या होता है? और फाइलेरिया में जो आपकी लसिका ग्रंथि होती है, ठीक है, ठीक है, वो क्या होती है? वो प्रभावित हो जाती है, उसमें स्वेलन हो जाता है, यानी सूजन हो जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है? ठीक है, जो आपकी लसिका ग्रंथि होती है, ये एम है, ग्लैंड्स, इसमें क्या होता है? इसमें सूजन हो जाता है, ठीक है, इसमें सूजन हो जाती है। तो फाइलेरिया में क्या होता है? ये हम लोग देख लिए। अच्छा, ठीक है, फाइलेरिया में क्या होता है? अच्छा, जब होता है क्या ना कि जब इसकी मतलब लसिका ग्रंथि में सूजन होती है तो हम लोग जो फाइलेरिया होती है उसको ठीक है एलिफेंटिस कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंग्लिश थोड़ी सी टफ है, ठीक है, मतलब मेरे लिए टफ है, अब यहाँ पे लिख देता हूँ, समझना। जब इसमें मतलब लसिका ग्रंथि में जब सूजन होता है तो उसको क्या कहते हैं? ये पेपर में बना हुआ क्वेश्चन इसलिए लिख देता हूँ, एलिफेंटियासिस, ठीक है, ओके। तो ये इसको नाम देते हैं, स्वलन हो जाता है तो इसको नाम लोग क्या देते हैं? एलिफेंटियासिस नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख लें। अच्छा, इसके बाद से चिकनगुनिया को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो चिकनगुनिया क्या है? चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन है। पेपर में क्वेश्चन क्या है? ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है। जो भी लिख रहा हूं एक एक सब पेपर में आया हुआ है और एक एक स्टेटमेंट जो फैक्ट लिख रहा हूं वो एक एक क्वेश्चन बन के आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक वायरल इन्फेक्शन है। किसकी वजह से होता है? तो ये चिकनगुनिया वायरल होता है, कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस, गुनिया वायरस, ठीक है। अच्छा, ये भी किससे होता है? ये भी मॉस्किटो, ठीक है, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होते हैं, जो प्रभावित मतलब इससे प्रभावित जो मॉस्किटोस होते हैं, इन्फेक्टेड, ठीक है, जो मॉस्किटो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये वाहक का काम करते हैं। इन्फेक्टेड मॉस्किटो क्या करते हैं? चिकनगुनिया के वाहक का काम करते हैं। तो हमने लगभग बीमारियों के क्या किया, जो कॉजेज हैं, ये चीज हमने देख लिया।
मलेरिया चूंकि इसमें आया था तो मलेरिया में भी हमने क्या किया, मलेरिया में भी देखो मलेरिया में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ, बता दें द ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया, कि भाई मलेरिया से कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, उसको देखेंगे। लिख भी देता हूं यहां पे, द ऑर्गन ठीक है बाई मलेरिया, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लीहा। प्लीहा, ओके। सेकंड एक क्वेश्चन मलेरिया के ऊपर और बन क्या है, ठीक है, कि प्रोटोजोआ से किस बीमारी का प्रसार होता है, ठीक है, स्प्रेड बाय अ प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ से, तो ध्यान देना इसका प्रसार होता है, आपका जो मलेरिया होता है इसका प्रसार प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, ठीक है। और बेसिकली प्लाज्मोडियम परजीवी इसका मेन कारण है, क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी इसका मेन कारण है। जो मच्छर है, जो फीमेल मच्छर है उसका नाम है फीमेल, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज, एनाफिलीज मॉस्किटो, ओके। इतने सारे फैक्ट्स देखो हम लोगों ने देख लिया। अब सोचो कितने देखा, एक यहां, 2, 3, अब भाई 10 फैक्ट तो कम से कम यहां पे होगा, तो 13-14 फैक्ट्स देखा। ये सारे फैक्ट्स आपकी पीपीपीटी में यूपीपीएससी ने और किसी ना तो किसी बहाने, किसी ना तो किसी एग्जाम में दिए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन देख लिया। अब आते हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग। इधर थोड़ी सरकार की देखेंगे, यूपी सरकार की थोड़ी बेइज्जती का दौर चल रहा है भाई। जब से लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा तैसा हुआ ना, तो कमिटीज की रिपोर्ट भी आनी स्टार्ट हो गई है। अप्रैल माह के भी जब से 2024 की जब से शुरुआत हुई है, तब से क्या देखा गया है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, नेशनल ठीक है कमीशन फॉर वुमेन है, राष्ट्रीय महिला आयोग को 12,000 से अधिक 12,648 टोटल शिकायतें महिलाओं के अगेंस्ट मिली हैं, चाहे वो गरिमा के अधिकार से संबंधित हो, चाहे छेड़खानी से संबंधित हो, रेप का केसेस हो, ठीक है, दहेज उत्पीड़न का केस हो, डिफरेंट जो महिलाओं के ऊपर हिंसा से संबंधित जितने भी मामले हैं, तो ये कैटेगरीज, इन सारे कैटेगरीज के कुल मिला के 12,648 केसेस मिले हैं। और इन टोटल केसेस में जो यूपी में केसेस मिले हैं उनकी संख्या कितनी है, 6492, यानी 50% से अधिक केसेस अकेले कहां पे मिले हैं, यूपी में, अकेले यूपी में मिले हैं। तो यानी यूपी में क्या है, यूपी में महिला हिंसा यानी तुलनात्मक जाते हुआ है। तो यानी कहीं ना कहीं ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो मेंस में के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन अगर आपका ये पूछ दे कि टोटल केसेस दर्ज हैं, सर्वाधिक किस सेक्टर में दर्ज किया गया है, मिला है, तो गरिमा के अधिकार से संबंधित सर्वाधिक केस है, गरिमा के अधिकार से संबंधित अच्छा, तो गरिमा वर्ड जो है, ठीक है, ये प्रियम्बल में, प्रस्तावना में है या नहीं है, से संबंधित है, ओके। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग नोट कर लेना। अगर एक होमवर्क बता दोगे यहां पे, जो कमेंट बॉक्स में लिखना है उसको, होमवर्क भैया, अभी जो आपकी नेशनल वुमेन कमीशन है उनकी अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष का नाम कमेंट बॉक्स में बता दोगे, बहुत बढ़िया रहेगा, ओके। अब आएंगे हम लोग लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा 2024 का इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के बारे में सारी डिटेल आपको जानकारी दी जाएगी, डरना नहीं है, ठीक है। नोट्स मेरा रेडी है और आप आज समझ जाओ, अभी हमने एक पेज कंप्लीट किया है, आज हमारे पास 6 पेज के नोट्स हैं, ठीक है। करेंट अफेयर की संख्या ज्यादा है, अराउंड 2 आवर की क्लासेस हो सकती हैं, तो धैर्य बना के रखना भाई। मेरा काम है बहुत ईमानदारी से चीजें कराना, जहां जिस हिसाब की जिस मंथ करेंट अफेयर होती उस हिसाब से कराएं, कहीं कोतूहल नहीं। तो हमको पता है कि भैया कुल 543 सीट पे इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ओके। इस लोकसभा की इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बीजेपी बनी, सेकेंड बड़ी पार्टी के तौर पे 99 सीट लाके कौन बनी, कांग्रेस बनी, ठीक है। बीजेपी की कितनी सीटें, 240 सीटें हैं, इसकी 99 है, और एसपी की, सपा की 37 सीट लाके
तीसरी बड़ी पार्टी बनी। तीसरी बड़ी पार्टी कौन बनी? आपकी सपा बनी। हमको पता है अगर हम लोग लोकसभा की सीटों में देखें तो सर्वाधिक सीट किसके पास होता है? सर्वाधिक सीट आपके यूपी के पास है, टोटल 80 सीट। यूपी के बाद से आपके पास सीटों की संख्या महाराष्ट्र में ज़्यादा है, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या कितनी है? 48। महाराष्ट्र के बाद से आपकी वेस्ट बंगाल में सीटों की संख्या है, यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है? 42। और इसके बाद से आपकी सीटों की संख्या जो है वो बिहार में, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया है, इसलिए ऑलरेडी मैंने इसको पहले ही करा दिया। ये पीटी में क्वेश्चन बन के आया है और पीटी में दोबारा बन सकता है। ये टॉप 3 पार्टीज हो गई, ये आपकी टॉप 3 पार्टीज का नाम हो गया। ओके, अब यहाँ पे यूपी में क्या प्रदर्शन रहा? यूपी में हमको पता है भाई टोटल 80 सीटें हैं यूपी में। तो इस यूपी में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे कौन आ गई है? सपा। 37 सीट लेके आई है सपा, ठीक है, 37 सीट। फिर इसके बाद से 33 सीट बीजेपी लेके आई है, फिर 6 सीट कांग्रेस लेके आई है, ठीक है। 37 सपा, 33 बीजेपी, 6 सीट कांग्रेस। जितना बता रहा हूं याद करते चलना। 2 सीट जो आपकी है वो आरएलडी लेके आई है, 1 सीट हमको पता है, ठीक है, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर लेके आए हैं, और 1 सीट जो आपकी है, ठीक है, 1 सीट किसकी है? अपना दल की है, 1 सीट अपना दल की है। तो ये क्षेत्रीय मतलब पार्टी वाइज यूपी के 80 सीटों में किसको कितनी मिली, ये यहां पे इंफॉर्मेशन हो गया। सपा को इतना मिली, 33 बीजेपी को मिली, ठीक है, 6 कांग्रेस को मिली, आरएलडी को मिली 2, ये हो गया आजाद समाज पार्टी, और ये हो गया अपना दल। ओके, तो ये आप लोग तैयार कर लोगे। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। विश्वास रखना, आप बोलोगे कि सर ये फैक्ट जो आपने बताया क्या ये याद करना जरूरी था? जरूरी है मेरे भाई, अनर्गल चीज में नहीं पढ़ाता हूं, कभी भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो भैया अब मान लो हुआ क्या, 543 लोकसभा मेंबर्स का इलेक्शन हो गया। इनको अध्यक्षता, इनको ओथ कौन दिलवाएगा? तो इनको ओथ दिलवा सके, इसके लिए क्या हुआ? बेसिकली ओथ दिलवाने के लिए क्या होता है, जो न्यूली लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनके लिए हम लोग प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ये पद स्वतः खत्म हो जाता है जब परमानेंट स्पीकर का, ठीक है, परमानेंट स्पीकर की जब नियुक्ति कर ली जाती है तो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली पार्लियामेंट या न्यूली लोकसभा, वन ऑफ द, इसको लिखूं क्यों बता दे रहा हूं, तो जो समझ जाओ, इसको नोट कर देना। तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं न्यूली पार्लियामेंट के, वो क्या बनते हैं? वो आपके बनते हैं प्रोटेम स्पीकर। इनका काम क्या है? तो इनका काम है ओथ, यानी शपथ दिलवाना, ठीक है, ओथ ऑफ न्यूली या टू द न्यूली लोकसभा मेंबर्स। ओके, अच्छा, एक पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कुल कितने वुमेन्स, इस बार कुल कितने हमारे पास महिला सांसद हैं? तो हमारे पास महिला सांसदों की संख्या 74 है। 74 इस बार हमारे पास वुमेन महिला सांसद है। परसेंटेज में इनकी भूमिका देखोगे कि टोटल 14% वुमेन सांसद हैं। अच्छा, 78 2019 में थी, यानी महिला सांसदों की संख्या में क्या दर्ज की गई है? कमी दर्ज की गई है, ऑलरेडी कमी दर्ज की गई है। तो एक तो हमारे लिए फैक्ट ये भी हो गया, ओके, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूपी में ये बताओ, ये तो हमने देखा 80 सीटें राज्यसभा में है। अगर आपको लोकसभा में है, अगर आपको मान लो राज्यसभा में पूछा कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में भी सर्वाधिक सीट यूपी के पास है, 31 सीट, ठीक है, राज्यसभा में। ये इतनी चीजें हम लोग देख लिया, ये इतनी चीजें देख लिया। अच्छा, अब आपको एक कमेंट बताना है, एक कमेंट करना है, और वो कमेंट ये करना है आर्टिकल 75 क्लॉज 3, ठीक है, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कमेंट करके लिख देना क्या बोलता है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये बेसिकली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बोलता है। द कैबिनेट, ठीक है, द कैबिनेट मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके प्रति क्या इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की।
क्या होती है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, यहां पे एक चीज और क्या देंगे, ये जो लोकसभा चुनाव था ये किस नंबर का था चुनाव? 18th लोकसभा इलेक्शन था, ये 18th लोकसभा का भी गठन हुआ है। ओके ओके, ये इतनी चीजें हम लोगों ने कर ली है, बहुत ही ज्यादा चीज कर ली है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, कोया ट्राइब्स। ट्राइब्स नॉर्मली दो क्वेश्चंस पीटी में आते हैं, एक भारतीय ट्राइब्स के बारे में और एक वर्ल्ड ट्राइब्स के बारे में। तो कोया ट्राइब्स क्यों है? कोया ट्राइब्स का पहली बात समझ आना, संबंध किससे है? कोया ट्राइब्स का संदर्भ आपके आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश की ये एक ट्राइब है। ये ट्राइब में न्यूज में क्यों आई थी कि अभी एक छापा पड़ा था इस ट्राइब के ऊपर। ये ट्राइब क्या करती है? महुआ, महुआ एक फल है, ठीक है, गर्मी में, ठीक है, चूदा रहता है ऊपर से, ठीक है, पीला पीला हल्का सा होता है फूल उसका, ठीक। वो हम लोग गांव में रहते थे तो उसको सुबह चंगेरी लेके जाते थे, रात भर में वो चूता था इतना, दिन भर उसको 2 घंटे में बिटोर लेते थे। जब वो सूख जाता तो हल्का हो जाता था, ठीक है, और बहुत महंगा बिकता था। हम लोग बाल भी, देखो गांव पे 2 चीज बहुत फेमस है, बाल बिनना, महुआ बिनना, ठीक है। जो लोग होंगे उनको पता होगा, हम लोगों ने खूब बिना है। तो महुआ का यूज एक्चुअली क्या, जो गांव पे भट्ठा वाले होते हैं ना वो खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उससे बियर बनती है, शराब बनती है। तो कोया जनजाति क्या करती है? उसी महुआ से क्या बनाती है? महुआ से शराब बनाती है। और ये इनका ट्रेडिशनल, ये इनका पारंपरिक पेशा है। ये इनका क्या है? ये इनका पारंपरिक पेशा है। लेकिन भाई अब तो छापा मारा गया, तो छापा मराने से क्या हुआ? कोया जनजाति ने आरोप लगाया कि भाई हमारा पारंपरिक जो हमारे ट्रेडिशनल है उस एक्टिविटी में क्या हो रही है? हस्तक्षेप हो रहा है, बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है। हमको पता है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 यहां से पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो शेड्यूल 5 भी क्या करती है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइब एरिया के बारे में बोलती है, और शेड्यूल 6 भी क्या बोलती है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइब एरिया के बारे में बोलती है। तो यहां पे हमारे लिए पीटी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, शेड्यूल 5 इंपॉर्टेंट हो गया और शेड्यूल 6 इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों ट्राइब एरिया से की एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। अब आप 7, 8, 9, 10 4 आप लोग याद कर जाओ है। तो अब बता दो कुल कितने शेड्यूल है? तो आप 2, एटलीस्ट कोई 2 अपने हिसाब से, आपको जो 2 शेड्यूल मन करे ना उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब देखो क्या करती है शेड्यूल 5 क्या करता है? तो ये प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, ठीक है, जो शेड्यूल्ड एरिया है एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से। तो यानी क्या है? शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है, ये प्रोविजन करता है। शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके ऊपर क्या है? इनके एडमिनिस्ट्रेशन संबंध क्या है? प्रोविजन करता है। सेम 6 भी करता है, लेकिन 6 कुछ खास स्टेट के लिए। जो वो खास स्टेट कौन से हैं? तो AMTM, AM मतलब असम, M मतलब मेघालय, T मतलब त्रिपुरा और M मतलब मिजोरम। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं AMTM, ये फॉर्मूला है। ओके, AMTM फॉर्मूला है। तो हम लोग कोया जनजाति देखें, कोया जनजाति से हम लोग समझ गए इसकी 5वीं और 6वीं अनुसूची में हम लोग तुरंत यही देख ले। ये आपकी क्या है? ये किसी करंट अफेयर के नोट्स में नहीं, ये वैल्यू एडिशनल है। ओके, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद के बारे में इसके पहले मैंने टॉपिक्स कराए हैं कि विवेकानंद जो पार्लियामेंट्री भाषण था USA में, वो कब किस साल में दिया गया। वेलूर मठ की स्थापना के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब करंट की क्लासेस, मतलब जो ट्रेडिशनल क्लासेस थी वो सब अगर देखे होंगे। खैर यहाँ पे अभी जो न्यूज़ में है विवेकानंद रॉक वो बताते हैं, ठीक है। वेलूर मठ की स्थापना करते हैं, इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। रामकृष्ण परमहंस हमको पता है इनके गुरु थे, ठीक है, ये सारी बातें, ठीक। अच्छा, अब हम लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल। देखो विवेकानंद रॉक मेमोरियल क्या है कि विवेकानंद जी क्या है ना कि 1872 में ज्ञान की प्राप्ति के लिए तमिलनाडु से इनका दिमाग में रहता कि मैं तैर के क्या करूंगा और जाऊंगा कन्याकुमारी के पास एक टापू टाइप का एक छोटा सा टापू है, रॉक टापू है, वहां पे ध्यान लगाने के लिए एकांत में। ओके, मान्यता कि वहीं पे विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। बाद में उसी टापू का नाम रख दिया गया विवेकानंद रॉक,
और इस रॉक विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना जब वीवी गिरी की गवर्नमेंट मतलब समय आता है, ठीक है, यानी जब वीवी गिरी प्रेसिडेंट बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसका अनावरण करते हैं। वीवी गिरी यहाँ पे विवेकानंद क्या करते हैं, तो इन 1872 में थे। तो वीवी गिरी ने यहाँ पे क्या किया कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल की नींव रखी। और वीवी गिरी हाँ कौन, तो भैया पीटी उठा के देख जाओ, इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में से एक है, पेपर में क्वेश्चन आता है। एक तो पूछता है कि निम्नलिखित में से किस प्रेसिडेंट का संबंध ट्रेड यूनियन मूवमेंट से रहा है, तो इन्हीं का रहा है। तो ये समझ लेंगे, एसोसिएटेड ट्रेड यूनियन, एसोसिएटेड विथ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ओके, एक तो वीवी गिरी के बारे में ये क्वेश्चन बन गया है। सेकंड वीवी गिरी के बारे में पूछा भाई कि किस नंबर के ये पूछा हुआ है, तो भाई 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के क्या रहे ये, चौथे राष्ट्रपति रहे। ओके, चौथे राष्ट्रपति रहे, तो ये सब आ सकते हैं। अच्छा, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, तो 3rd वाइस प्रेसिडेंट रहे, ये भी दिमाग रखना, 3rd वाइस प्रेसिडेंट रहे। इनके द्वारा क्या किया गया, विवेकानंद रॉक मेमोरियल की नींव रखी गई। कहां पे, कन्याकुमारी के पास, कन्याकुमारी के पास यही है, ये स्थिति है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। मोदी जी भी यहाँ पे ध्यान लगाने चले गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से ये न्यूज में आ गया। ओके, नेक्स्ट, सतनामी समुदाय। देखो, एससी कैटेगरी का ये एक समुदाय है, इसमें किसान, कारीगर, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं सतनामी समुदाय में। सतनामी समुदाय की जो नींव रखी थी वो संत गुरु घासीदास जी के द्वारा रखी गई थी। इनके द्वारा जैत खंभ को, जिसको विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है, एक पवित्र दर्जा उसको देता है, उसको एक पवित्र स्तंभ था वो। तो हाल ही में जैत खंभ क्या हुआ, टूट गया। क्यों टूट गया, इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। तो जैत खंभ टूट गया, तो भाई किसी के लिए कोई पवित्र इंडिकेशन है, सिंबल है पवित्रता का, ठीक है, अगर वो टूट गया तो उसको फॉलो करने वाले लोग में क्या आएगा भाई, नाखुशी आएगी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं, यानी थोड़ा मतलब, ठीक है। तो वो इसलिए सतनामी समुदाय क्या है, न्यूज में आ गया। तो सतनामी समुदाय क्यों न्यूज में है, तो सतनामी समुदाय का संबंध है आपके छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। क्यों इन्होंने विद्रोह किया, तो भाई जो जैत स्तंभ है वो टूट गया। स्तंभ मतलब होता है पिलर, जैत का मतलब, जैत मतलब विजय, ठीक है, विक्ट्री पिलर था ये, ठीक है, इसी के लिए इसको विजय स्तंभ या विक्ट्री पिलर भी कहते हैं। विजय स्तंभ ये क्या था, ये एक पवित्र पिलर था, किसके लिए, तो सतनामियों के लिए। ये टूट गया तो ये विद्रोह कर देंगे, विरोध कर देंगे, ठीक है। सतनामी समुदाय की नींव किसने रखी, तो गुरु, ठीक है, गुरु घासी, संत गुरु घासीदास जी के द्वारा इस समुदाय की नींव रखी गई। कौन कौन से लोग शामिल हैं ये पहले ही बता दिया, तो उसमें देख नहीं है। बाद में अब देखोगे होता क्या है, आपको ये पता है, ये फैक्ट शायद पता भी हो आपको, संजय, ठीक है, डुबरी, डुबरी नहीं डुबरी, ड है, डुबरी टाइगर रिजर्व, ओके, ये हमको पता है ये कहां पे स्थित है, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में है। तो हुआ गया कि संजय डुबरी जो टाइगर रिजर्व है, इसकी पूरा टाइगर रिजर्व को नहीं, इसके एक हिस्से का नाम क्या है, गुरु घासीदास जी के नाम पे संत गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कर दिया गया है, यानी इनके नाम पर कर दिया गया है, गुरु घासीदास जी के नाम पे कर दिया गया। तो यहाँ पे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व देता हूँ कि मतलब इनके नाम पे कर दिया गया। तो यानी सेपरेटली सतनामी समुदाय के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में जैत स्तंभ टूट गया तो इसके लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया, इंटरनेशनल नॉलेज हो गया, ओके। डीडी किसान, ये एक रोबोट दिख रहा होगा, तो डीडी किसान ने भी हाल ही में क्या किया, ये करंट में क्यों है, भारत की या सरकारी पहला न्यूज चैनल बनी है जिसने एआई एंकर्स को लॉन्च किया। ये एंकर्स 50 लैंग्वेजेस में, 50 भाषाओं में, ठीक है, एंकरिंग करेंगे, 24/7 करेंगे, 365 डेज करेंगे, थकेंगे नहीं, ठीक है, झुकेगा नहीं साला, मतलब उस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, लगातार बोलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एआई का तो फायदा है, तो एआई का प्रयोग
मान लो सपोज मेंस में क्वेश्चन आ गया तो अपने लोग कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत तगड़ा प्रयोग हो गया एआई का। अब देखते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, न्यूज सेक्टर में ये प्रयोग हो गया। अब देखो उस एआई एंकर्स का नाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उनका नाम है एआई क्रिस, ठीक है, और एआई भूमि। ये क्या है, न्यूज एंकर्स है। एआई इसमें एआई क्रिश, सॉरी, एआई भूमि, ये दोनों क्या है, ये न्यूज एंकर हैं। ओके, इसी के साथ डीडी किसान गवर्नमेंट की पहली ऐसी चैनल बन गई जिसने एआई एंकर्स को लॉन्च किया। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय। अभी मोदी जी गए थे, उद्घाटन किए, राजगीर के पास आपको देखने को मिलेगा नालंदा विश्वविद्यालय, और काफी न्यूज में रही। हमने कहा कि हमारी जो विरासत थी उसका हमने संरक्षण किया या पुनर्वापसी की कोशिश की, बहुत इज्जत मिली। 2010 में क्या हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम हमने लाया था, जिसके तहत ये जो विश्वविद्यालय है इसका पुनर्निर्माण संभव हो सका उसी के खंडहरों के पास, यानी नालंदा के खंडहर के पास। तो एक तो आपको याद होना चाहिए नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम आया कब, ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया, 2010 में आया। इसी की वजह से नया जो यूनिवर्सिटी वो बना, इसका भी हाल ही में उद्घाटन हुआ तो न्यूज में आ गया। अब देखो हमको पता है इसकी न्यू किसने लगी, तो भाई कुमार गुप्ता प्रथम के द्वारा इसकी न्यू रखी गई थी। और एक विदेशी आक्रांता था, अरबियन आक्रांता था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने जो क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, इसको तोड़ दिया। तो ये क्या किया, इसको जला दिया, तहस नहस कर दिया बख्तियार खिलजी ने। तो भैया ये क्या हो गया, इसकी स्थापना करने वाले और ये इसको समाप्त करने वाले। देखो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धिज्म के लिए बौद्धिज्म स्टडी के लिए एक फेवरेट जगह थी ना। यहाँ पे कई सारे चीनी ट्रेवलर्स जैसे वेनशोंग, इतसिंग, ये सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, चीनी ट्रेवलर्स यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी करने कई सारे चाइनीज ट्रेवलर्स आए हुए हैं। ओके, इसमें नाम आपका इतसिंग का मिलता है, वेनशोंग का था। अच्छा बताओ हेनसांग किसके ड्यूरेशन में भारत आया था, कितने साल भारत में रहा, ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आप चाहो। चीनी ट्रेवलर्स भारत को क्या किस नाम से बुलाते थे, यिंतू के नाम से बुलाते थे। यिंतू को क्या कहते थे, वो भारत को, इंडिया को यिंतू कहते थे। ओके, ये सारे फैक्ट्स हो गए, ओके, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा थोड़ा सा 1 मिनट का पॉज लूंगा, कारण कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा, ठीक है, लिख रहा था कि आपकी पेन डिस्चार्ज हो गई है, 3% चार्ज है, तो चार्ज लगाना रहेगा। तो बस 1 मिनट का पॉज चाहिए उसी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अराउंड 10% चार्ज हो गया, तो आधे घंटे का अपना काम और हो जाएगा, कोई नहीं। ब्रेन ईटिंग अमीबा, हाल ही में ब्रेन ईटिंग अमीबा न्यूज में क्यों आया, केरल में 5 साल की बच्ची ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से क्या हुआ, मर गई। नॉर्मली 1 डे टू अराउंड 18 डेज के बीच में इससे प्रभावित लोगों की मृत्यु हो जाती है। ब्रेन ईटिंग अमीबा कैसे मतलब ब्रेन में आ जाता है, तो जैसे होता क्या कि ये रिपोर्ट कहती है, मतलब ये अमीबा जैसे ब्रेन ईटिंग जो अमीबा है उसका एक नाम है, मैं आपको बता दूं, नेग्लेरिया फाउलेरी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ब्रेन ईटिंग जो ईटिंग का नाम एक और है, नेग्लेरिया फाउलेरी। फिर समझाता हूँ, ठीक है, नेग्लेरिया फाउलेरी अमीबा भी इसका नाम है। होता क्या है, जैसे मान लो कि वहां पे जहाँ पे वार्म वाटर्स हो, ठीक है, यानी जहाँ पे कंडीशन थोड़ा वार्म टाइप की हो, तो ऐसे वाटर्स में क्या होता है, ऐसे जगहों पे जल निकायों में कुछ अमीबा, मतलब ब्रेन ईटिंग अमीबा या नेग्लेरिया फाउलेरी का जन्म हो जाता है। तो मान लो कोई स्विमिंग कर रहा है, तो स्विमिंग के थ्रू नाक के रास्ते, कान के रास्ते, जैसे तैसे भी वो ब्रेन में पहुंच जाते हैं, और ब्रेन को नष्ट करना, ईटिंग कर करके जो नसें उसे हैं सब खाओ के खत्म कर देते, चिकन कर देते हैं। तो नॉर्मली लोग कोमा में चले जाते हैं, और इसमें एक ही चीज है कि डेथ ही होगी, 1 to 18 मैक्स इसका जीवन यापन है। ईश्वर करे पहले दिन मौत हो जाए, भाई
17 दिन घुट घुट के मरने से बेटर है एक दिन में हो जाए, ठीक। तो मतलब मैं बहुत दर्दनाक मौत है भाई, ठीक है, दर्दनाक। तो अभी ये केस कहाँ देखने को मिला, तो इसका केस देखने को मिला है केरला में। केरल में एक 5 साल की बच्ची इससे प्रभावित थी और उसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से ब्रेन ईटिंग अमीबा आपकी न्यूज़ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोफोर्स घोटाला याद करो, कई सारे घोटालों में क्या होती है, मतलब ऐसे जहाँ पे घोटाले की संभावना रहती है तो ऐसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है। अपोजिशन ने अभी एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग की है, और वो मांग क्यों की गई है तो ध्यान देना है। जो अडानी ग्रुप है, ध्यान देना है, अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को ऐसा आरोप लगाया गया है कि कम गुणवत्ता वाला कोयला का किया है, बेचा है, ठीक है। किसने? अडानी ग्रुप ने, अडानी ग्रुप ने, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट को, तमिलनाडु जीओवीटी गवर्नमेंट को क्या किया है कि लो क्वालिटी का कोयला बेच दिया है, लो क्वालिटी का कोयला बेचा है, ओके। तो इसमें क्या है, इसकी जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग की गई है। अब न्यूज में तो केवल इतना ही है, लेकिन हम लोग कोल, अब यहां से भाई कोल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने क्या करना है, लो क्वालिटी का कोल बेचा है तो हमारे लिए कोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमको बताए कोल क्या है, कोल आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए पेपर में क्वेश्चन आया है कि कोल इज एग्जांपल ऑफ, तो ऑप्शन था जहां पे सेडिमेंट्री था उसे टिक माना था। ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो कोल इज एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल भैया, तो सेडिमेंट्री का एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक्स का। वो है लेयर बाय लेयर्स ये रॉक्स का क्या होती है, और इसका उत्थान या निर्माण होता है, ठीक है। अब हम देखोगे कि कोल की क्वालिटी यहाँ पे लो क्वालिटी बना गया, तो किस टाइप की कोयले का को भेजा गया होगा, तो देखा भारत में जो कोयले हैं एक बार समझेंगे तो 4 टाइप के कोयले पाए जाते हैं कार्बन कंटेंट और उनकी हार्डनेस के अनुसार, ठीक है। कार्बन कंटेंट और उनकी हार्डनेस के आधार पे 4 टाइप के हम लोग क्या करते हैं, 4 टाइप के हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे यहां कोयले मौजूद होते हैं। जैसे एक को हम लोग कहते हैं एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट। सेकेंड टाइप ऑफ कोयला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बिटुमिनस, थर्ड टाइप ऑफ कोयला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लिग्नाइट, फोर्थ टाइप ऑफ कोयला जो होता है उसको हम कहते हैं पीट कोयला, PEAT, ओके। अब क्या है, जैसे जैसे आप इधर से एंथ्रेसॉइड से लास्ट पे जाओगे तो कार्बन कंटेंट जो होता है वो आपको कम होता चला जाएगा। कार्बन, कौन सा पेन दिख रहा है, ये दिख रहा है, कार्बन कंटेंट जो है वो कम होता जाएगा, यानी क्वालिटी जो है वो गिरती जाएगी कोयले की, कार्बन कंटेंट कम होता जाएगा, यानी कोयले की क्वालिटी होगी गिरती जाएगी। जैसे एंथ्रेसाइड में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे गुणवत्ता वाला कोयला वो ये है, 90 to 95% कार्बन कंटेंट यहाँ पाया जाता है। अब जैसे जैसे नीचे जाओगे कार्बन कंटेंट गिरता जाएगा, 70 to 90% जो कार्बन कंटेंट है वो बिटुमिनस में है। लिग्नाइट में 45 to 50% कार्बन कंटेंट है, और पीट में क्या है, पीट में आपका लेस देन 45। आप बताओ कि भारत में सर्वाधिक किस टाइप का कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइड का तो नहीं पाया जाता है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट में। बताओ, देखो ये तो आंसर करना है बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट में। कल को आपको क्वेश्चन पूछ दे कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कोल कौन सी रॉक से, तो गोंडवाना रॉक्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ, ठीक है, कोल है, जानना। गोंडवाना रॉक्स, भारत के 90% कोल्स यहीं से प्राप्त किए जाते हैं। गोंडवाना रॉक्स ये क्या है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कोल है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कोल गोंडवाना रॉक्स है। ये पीटी में क्वेश्चन बन के आपकी, इसमें कुछ भी देखो, मैं तो यार जो भी उठाया हूं ना सारे पीटी में क्वेश्चन बन के आए हुए हैं, एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो पीटी में क्वेश्चन बन के आया है, करेंट और फैक्ट ट्रेडिशनल ऐड है। ब्रिटेन में स्वर्ण प्रत्यावर्तन हमको बताया 1990 का दशक याद करो, ठीक है। 1990 के दशक में क्या हुआ था कि बहुत तगड़ी मंदी आ गई थी, ठीक है।
तो भारत को कुछ ऋण देना पड़ा। ऋण भैया आपको ऋण छोटा मोटा लेना नहीं था, तो 1990 के दशक में भारत को ऋण कितना लेना पड़ा, तो 405 मिलियन यूएस डॉलर का लोन चाहिए था भारत को। कितना? 405 मिलियन यूएस डॉलर का भारत को क्या चाहिए था? लोन चाहिए था। और लोन किसको मिलेगा? जिसकी औकात रहेगी। तो भारत ने क्या किया, यानी जिसके पास कुछ रखने की औकात होगी, तो भारत ने क्या किया भैया, अपना 100 टन, भारत के पास जो रिजर्व गोल्ड थे, तो उन गोल्ड में से 100 टन गोल्ड भारत ने क्या किया, ठीक है, बांधे धर दिया मतलब वहां पे दे दिया भाई, इसके बदले हमको 405 मिलियन यूएस डॉलर चाहिए। भारत ने 1991 में ये कर चुका भी दिया, लेकिन अपने गोल्ड को लेके नहीं, उसके पीछे का इकोनॉमिक रीजन था, ठीक है, वो एक अलग की बात है। लेकिन जब भारत ने 405 मिलियन यूएस डॉलर लौटा दिया, तो भारत के यानी आरबीआई के बैलेंस शीट में, तो 1991 में ही बैलेंस शीट में क्या हुआ, आरबीआई के बैलेंस शीट में ये गोल्ड आ गया, ठीक है। अभी गवर्नमेंट क्या कह रही है, सॉरी आरबीआई क्या कह रही है कि पहले तो लॉजिस्टिक्स दिक्कतें थी, तो हमने अपना 100 टन गोल्ड नहीं मंगाया, लेकिन अब लॉजिस्टिक्स दिक्कतें हैं नहीं, तो आरबीआई अपने 100 टन गोल्ड को मंगाना चाह रही है। तो क्वेश्चन बन क्या सकता है कि इस गोल्ड के आने से आरबीआई के बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो आरबीआई के बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड में ये 1991 में ही हमने देख के हमको मिल चुका है, हमने लाया बस नहीं, हमारे बैलेंस शीट में तो है ये कि हमारे पास है, ठीक। तो इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नो इंपैक्ट, ये दिमाग में रखना, ठीक है। ये चीज हम लोग समझ गए भाई। न्यूज में क्यों है, न्यूज में होने का जो रीजन है, ठीक है, वो हम लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पंप एंड डंप ड्यूटी। देखो होता क्या था, आप टेलीग्राम चैनल्स, टेलीग्राम पे क्या होता है, टेलीग्राम चैनल देखते हो, टेलीग्राम चैनल क्या करते हैं, खास तौर पे जो मतलब ये आपकी स्टॉक मार्केट से संबंधित टेलीग्राम चैनल की बात कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं हमारे यहां टेलीग्राम चैनल पे कि सपोज कि उन्होंने बोला कि अभी क्या करो, आप लोग भेल में पैसा लगा दो, ठीक है, भागने वाली है, 2 गुना मार्केट होने वाला है। तो यानी एक साथ क्या किया, अब मान लो उनके पास लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, तो पैसा भेल में क्या हुआ, पंप हो गया, तो भेल की वैल्यू, शेयर प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज कर गई। अब इंक्रीज कर गई तो इनको पता ये झूठी न्यूज दी है, गलत न्यूज देख के मार्केट में पैसा पंप कराए, हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स थे, इनको तो पता ऐसा कुछ है नहीं, कुछ ऐसी न्यूज है नहीं कि मार्केट अप करेगा। ये जब अपने पीक पे जाएगा, तो जो ये आपको अफवाह देने वाले टेलीग्राम चैनल्स वाले लोग हैं, ये इन्वेस्टर्स के इनका पैसा लगा रहता है, तो ये मैक्स प्रॉफिट लेके, हैवी प्रॉफिट लेके एग्जिट कर देंगे, निकल जाएंगे। और भैया जब ये हैवी प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे, तो अचानक क्या होगा, मार्केट गिर जाएगा। तो इससे जो न्यूली इन्वेस्टर्स हैं, जो हम लोग कह सकते हैं कि नॉन प्रिपेयर इन्वेस्टर्स, जो लोग जिनके बारे में जिनके दिमाग नहीं है, किसी की कोई बोल दिया कि भाई फलाना लगा दो, झोंक दे पैसा, उनका घाटा जाता है। तो भाई उनका भी ध्यान रखना है। तो सेबी ने क्या किया, इन लोगों के ऊपर किया है भारी जुर्माना, इन लोगों के ऊपर किया है भारी कार्रवाई, भारी जुर्माना लगाइए पंप एंड डंप ड्यूटी पे, डंप स्कीम पे, ठीक है, ये हो गया। अब सेबी के संदर्भ में आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछा हुआ है एक बार पेपर में, यूपीपीसीएस ने अपने मेंस में पूछा है स्टेब्लिश कि भाई इसका स्टेब्लिश्ड ईयर, इसकी किस साल इसको स्थापित किया गया। तो देखो इसको स्थापित तो किया गया मेरे भाई 1988 में, 1988 में इसको स्थापित किया गया। लेकिन सेबी एक्ट आपकी आई थी कब, 1992 में सेबी एक्ट आया था 1992 में। और इस सेबी एक्ट के तहत क्या हुआ, इसको एक वैधानिक निकाय बनाया गया, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी, इसको एक वैधानिक निकाय, ठीक है, वैधानिक निकाय बना दिया गया। ओके, इसको एक वैधानिक निकाय बनाया गया। ओके, तो वैधानिक निकाय कब बनी, तो सेबी 1992 में बनी, और स्थापित कब हुई, तो 1988 में स्थापित हुई, ठीक है। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से संबंधित उसको रेगुलेट करने का काम है सेबी का। ये सेबी एक्ट पेपर में आपसे पूछते हैं कि भाई सेबी एक्ट कब बना, तो सेबी एक्ट आपकी 1992 में बनी थी।
अब हमारे पास और क्या क्वेश्चन आ सकता है? पीटी ने अगर क्वेश्चन पूछा है तो कि जो भारत में म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड उसको रेगुलेट कौन करता है? ठीक है, तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया को? तो म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया किसके द्वारा रेगुलेटेड है? तो रेगुलेटेड किसके द्वारा है? तो भैया सेबी के द्वारा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर आपका सेबी होगा। ये सब पीटी में आपके क्वेश्चन बन के आया हुआ है, तो ये देखना है सेबी के द्वारा। ओके, सेबी के द्वारा। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। ओके, और कोई क्वेश्चन बन के आया? हाँ, सेबी का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा हुआ है पेपर में, हेडक्वार्टर कहां पे है? तो भैया सेबी का जो आपका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो सेबी का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम लोग कर लेंगे। तो वो सारा नोट्स बना के आया बहुत बेहतरीन तरीके से। मतलब मैं बताऊं कि आज 6 पेज पे मैंने काम किया। आपको जब भी मैं पेज पढ़ा रहा हूं वो चौथा पेज पढ़ा रहा हूं आपको। ओके, इसके पहले 3 पेज मैंने आपको पढ़ा लिया, 2 पेज और पढ़ाना आपको। नेक्स्ट आपका है चांग। अब ज्यादा लंबी टॉपिक्स नहीं है, 40-45 मिनट में आपको क्वेश्चन, मतलब देखते कितना चलता है, बहुत लंबा नहीं जाएगा। चांग E6 यान, देखो E6, ये जो E6 दिख रहा है ना, ये चाइना का 6वां मतलब मिशन था। अब तक कुल चांद के ऊपर 5 मिशन भेज चुकी थी, इसका 5वां मिशन भी सक्सेसफुल था। चाइना क्या टारगेट किया है कि भैया, चाइना का टारगेट है कि मतलब चंद्रमा पे मनुष्य को, मतलब मानव मिशन को भेजना। तो चंद्रमा पे मानव मिशन भेजने के पहले चंद्रमा कुछ टेस्टिंग करना चाह रहा है। तो चांग E6 मिशन चंद्रमा के साउथ पोल पे, कहां पे भेजा गया था? तो चंद्रमा के साउथ पोल पे भेजा। ओके, चंद्रमा के साउथ पोल के जिस बेसिन पे भेजा था उस बेसिन का नाम था एटकिन बेसिन। एटकिन बेसिन। जब ये मिशन यहां पे जाता है तो यहां से कुछ स्टडी के लिए क्या करता है, ये कुछ मिट्टी वगैरह के नमूने, ठीक है, लेके कहा था वापस धरती आता है, जिसकी स्टडी की जा रही है। इस मिशन के भेजने की सक्सेसफुल तरीके से चांग E5 मिशन भी सक्सेसफुल था, चांग E6 मिशन भी सक्सेसफुल है। कारण क्या है? ये अपना एक मैन मून मिशन भेजने वाला है, मैन मून मिशन भेजने वाला है चाइना, जिसकी वजह से पहले ये कुछ तैयारियां वो कर रहा है। ठीक है, हाल ही में लिग्नोसैट न्यूज में क्यों रहा है? तो देखो, लिग्नोसैट की न्यूज में रहने के पीछे का रीजन बताते हैं। ये बेसिकली क्या है, ठीक है, एक लकड़ी होती है मैग्नोलिया, ठीक है। तो लिग्नोसैट मतलब क्या है? सैट मतलब सैटेलाइट, ठीक है, सैट मतलब सैटेलाइट। तो जापान की स्पेस एजेंसी है, जापानी स्पेस एजेंसी है, उसने लकड़ी की बनी हुई दुनिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च की। ठीक है, वुड यानी लकड़ी की बनी हुई पहली सैटेलाइट इसने क्या किया? लॉन्च किया। और जो ये सैटेलाइट लकड़ी की बनी हुई है, ये किस लकड़ी की बनी हुई है? ठीक है, मैग्नोलिया लकड़ी। मैग्नोलिया की लकड़ी की ये सैटेलाइट क्या है? बनी हुई है। यानी बेसिकली ध्यान देंगे, होता क्या था, हम लोग सैटेलाइट्स छोड़ते हैं तो स्पेस में, खासतौर पे जो लोअर अर्थ ऑर्बिट्स है, ठीक है, तो होता क्या था कि वहां पे बहुत सारे जो डेब्रीज हैं, ठीक है, इकट्ठा हो जाते थे, यानी मलबा इकट्ठा हो जाता था। और ये अपने आप में एक अंतरिक्ष कचरा है, कूड़ा है। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट आपका डेब्रीज के ऊपर टॉपिक है, जीरो डेब्रीज चार्टर अभी आया है। ठीक है, तो अंतरिक्ष कचरा इकट्ठा हो जा रहा है, तो कचरा इकट्ठा ना हो इसके लिए जापान की ये बहुत ही बेहतरीन पहल है। ये क्या करेगा भाई, पहले एल्यूमिनियम के बन के जाते थे, उससे क्या सारे हैजार्डस एलिमेंट्स निकलते थे, ठीक, अब कुछ ऐसा नहीं निकलेगा। तो जापान का एक इनिशिएटिव है जीरो डेब्रीज के ही पक्ष में। ठीक है, भारत सरकार ने भी इसके लिए एक मिशन, जैसे हमको पता है, उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट नेत्रा। प्रोजेक्ट नेत्रा, भारत सरकार ने भी, प्रोजेक्ट नेत्रा किसका है? इंडिया का है। भारत की स्पेस एजेंसी ने भी स्टार्ट किया था जीरो डेब्रीज के लिए। ठीक है, जीरो डेब्रीज के लिए हमने भी क्या किया था? प्रोजेक्ट नेत्रा स्टार्ट किया हुआ है। जीरो डेब्रीज चार्टर है क्या? तो चार्टर का मतलब अभी हमने बिम्स्टेक चार्टर देखा, तैयार हुआ था। तो देखो जीरो डेब्रीज चार्टर क्या है कि जो ये जीरो डेब्रीज चार्टर क्या है?
12 कंट्रीज का, ठीक है, 12 कंट्रीज के बीच में, ठीक है, बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ये एक चार्टर है जिसमें 12 कंट्रीज ने समझौता बनाया है, ठीक है, 12 कंट्रीज ने इस समझौते को एक्सेप्ट किया है। उनका क्या है कि हम लोग जीरो डेब्रिज चार्टर तैयार करते हैं ताकि अंतरिक्ष मलबा को, कचरा को कम कर सके। इन्होंने टारगेट रखा है कि हम 2030 तक क्या करेंगे कि डेब्रिज न्यूट्रल, यानी अंतरिक्ष को क्या करेंगे, जो ठीक है, डेब्रिज न्यूट्रल घोषित कर देंगे, ठीक है, डेब्रिज न्यूट्रल कर देंगे। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, अपना जीरो डेब्रिज चार्टर लेके आए हैं कि मतलब अब हम ऐसे सैटेलाइट्स को डेवलप करेंगे जो जीरो डेब्रिज क्रिएट करे, मतलब अपने आप को जल उल के खत्म हो जाए, मलबा तैयार ना हो, और पहले से मौजूद मलबे को भी खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि 2030 आते आते डेब्रिज न्यूट्रल हो, ताकि वो मानव के उपयोग के लायक वो जो जगह है वो बची रहे, मानव गतिविधियां वहां पे चलती रहे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नेत्रा यहां पे हमने देख लिया और ये देख लिया। अब अग्निबाण आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अग्निबाण, बाण चलेगा। बाण क्या है? बाण इज लाइक अ रॉकेट। तो ये विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट है। अग्निबाण क्या है? विश्व का पहला, वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट है। बनाया किसके द्वारा गया है? तो इसको बनाया गया है, आपके एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, एक स्टार्टअप है, इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे लिए वो है ग्लिनसे 12B। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लिशे या ग्लिनसे 12B क्यों चर्चा में है? तो ग्लिनसे 12B, हमको पता है हजारों हमारे पास एक्सो प्लैनेट्स हैं, तो हाल ही में एक एक्सो प्लैनेट है जिसकी खोज की गई है, ठीक है, जिसकी खोज की गई है। इसके सरफेस का जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो नासा के द्वारा इसकी खोज की गई है, ठीक है। किसके द्वारा? नासा द्वारा इसकी खोज की गई है। ओके, तब तक आप लोग क्या करो, मुझे साइट्स का फुल फॉर्म कमेंट करो। आप लोग साइट्स का फुल फॉर्म कमेंट करो आप लोग। अभी हम लोग ऊपर है, तो आपकी ग्लिनसेट 12B कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है? पारायुक्त चिकित्सा उपकरण अभी हाल ही में न्यू है। पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने के लिए, इनको पूरा फिनिश करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसके द्वारा? तो 5 कंट्रीज ने पारायुक्त जो चिकित्सा उपकरण है, पारायुक्त चिकित्सा उपकरण कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल थर्मोमीटर, ठीक है, और आपका क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर, मैनोमीटर, फिगर भी आप देख लीजिए। अभी क्या है, इसमें पारे का यूज किया जाता है, ठीक है, चाहे वो आपका थर्मामीटर हो, स्फिग्नोमैनोमीटर हो, दोनों में किसी कारण से जब ये टूट जाता है, हवा के संपर्क में आता है, फिर ये हेल्थ के लिए बड़ा नेगेटिव कर देता है। अब क्वेश्चन में क्या आता है, भैया पारा मानव बॉडी को कि किस अंग को प्रभावित करती है, किस अंग को डैमेज करती है, किस अंग को प्रभावित करती है, हो कमेंट कर दो। कौन सा अंग क्या होता है? प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन मार्क इसको कमेंट कर देना है। ओके, ये क्वेश्चन मार्क इसको कमेंट कर देना है। अच्छा, स्फिग्नोमैनोमीटर क्या भैया? यहीं पे जान दो कि ये जो रक्तचाप है, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है, तो रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को मापने वाला इकाई है, मापने वाला इकाई है। मान लो पेपर में ये क्वेश्चन बन के आ जाए तो हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, किन किन 5 कंट्रीज ने पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों की समाप्ति पे समझौता किया है? उसमें क्या भारत मौजूद है? क्या भारत मौजूद है? यस या नो? तो यस, उसमें आपका है अल्बानिया, फर्स्ट कंट्री बुर्किना फासो, सेकेंड कंट्री मॉन्टेनेग्रो, थर्ड कंट्री युगांडा, बोल भाई 4 कंट्री
एंड अपना हिंदुस्तान, अपना भारत, अपना इंडिया। ठीक है, ये 5 कंट्री। तो टोटल ये 5 कंट्री हैं जिन्होंने अपने में इस बात के लिए समझौता किया कि भाई हम लोग पारायुक्त उपकरणों की समाप्ति की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ऑलिव रिडले कछुए। ऑलिव रिडले कछुए अभी हाल ही में न्यूज में क्यों आए? चीन का एक फेस्टिवल है जिसका नाम है स्काई, ठीक है, लेंटर्न, LENTERN, ओके, फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल को क्या हुआ कि भाई ऑलिव रिडले कछुओं का जो आवास है उसके इर्द गिर्द बनाया गया। तो इससे हुआ कि ये क्या हुआ, इस फेस्टिवल के लिए जो बाड़बंदी किया गया, जो तार्स वगैरह लगाए गए, तो इन कछुओं के लोग ट्रैप का काम किया, वो जाल का काम करना स्टार्ट किया, जिससे भाई कि इनका आवास क्षतिग्रस्त हुआ, इनकी जान माल या कि नुकसान होने की संभावना बढ़ गई। तो इसके लिए क्या हुआ भाई, जो वन्य संरक्षण से संबंधित एजेंसियां हैं वो बहुत नाराज हो गई। तो ऑलिव रिडले कछुआ न्यूज में क्यों आया, एक तो हम समझ गए, यहीं से एक फेस्टिवल न्यूज में आ गया, वो समझ गए। अब ऑलिव रिडले कछुआ पाया जाता है तो प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, और हिंद महासागर में भी पाया जाता है। अब भाई हिंद महासागर में पाया जाता होगा तो हिंद महासागर पाया जाता है यानी भारत में पाया जाता होगा। भारत में ध्यान देना है, ये उड़ीसा में आप जाओगे तो आपको गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य देखने को मिलेगा। इनका सबसे बड़ा जो प्रजनन केंद्र है वो गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य में देखने को मिलता है। समुद्री अभयारण्य यहां पे क्या है, ये कहां पे है, ओडिशा में। ओडिशा में इंपॉर्टेंट बात, ओके। तो ये यहां पे आपको इनका प्रजनन केंद्र यहां पे आपको देखने को मिलता है। अब ऑलिव रिडले की वजह से इतना माहौल गर्मा क्यों गया, क्या है, क्या वल्नरेबल है, ठीक है, या किसी और सेक्शन में डाला गया है, ठीक है। तो ध्यान में देखते हैं, देखो इस बार आरओ ने क्वेश्चन बनाया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों का केवल वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। टाइगर का संरक्षण करती बिल्कुल सही बात है, लेकिन केवल वन्य जीव का संरक्षण करती है तो ऐसा नहीं है। दंडना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था मेरे भाई, 1972 के तहत ये कहां पे शामिल है, तो ये इनके अनुसूची 1 में, इनके शेड्यूल 1 में शामिल है, ओके, शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में शामिल है। सिटीज के ध्यान देना है, CITES, ठीक, सिटीज, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये सिटीज का फुल फॉर्म हो गया। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके इंटरनेशनल ट्रेड को रोकना, अवैध व्यापार को रोकना काम है वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। तो सिटीज में कहां पे है, तो सिटीज की परिशिष्ट 1 में शामिल है, परिशिष्ट 1 में। IUCN हमको पता है एक रेड डाटा बुक जारी करती है, रेड डाटा बुक जारी करती है। इस रेड डाटा बुक में IUCN के ये सुभेद्य हैं, ओके ओके। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बन के आ गया, ठीक है, ये अपडेटेड हो गया। यहां पे 3 फैक्ट्स आपको हो गया। रेड डाटा बुक कौन जारी करती है, IUCN जारी करती है, आप देख जाओ, पीटी में कई बार क्वेश्चन बन के आया हुआ है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। स्काई लेंटर्न फेस्टिवल का संबंध किससे है, तो ये चाइना से है, ओके, ये हो गया। काजा शिखर सम्मेलन, हाल ही में काजा शिखर सम्मेलन, तो काजा में 2 रिवर्स के बेसिन शामिल है, ठीक है। का मतलब ध्यान देना क्या है, कवांगो, और जा का मतलब जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर पे कौन सा बांध मौजूद है, पहले पढ़ा चुका हूं। कौन सी वाटरफॉल मौजूद है, पहले पढ़ा चुका हूं। आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि यार आप लोग रिवीजन क्यों। तो ये क्या है, काजा, कवांगो एंड जाम्बेजी रिवर बेसिन को संबंधित है,
रिवर बेसिन से संबंधित क्षेत्र है। ठीक है, इसमें जो लोकेशन आते हैं अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये लोकेशन है। ठीक है, लोकेशन कौन से है? अंगोला, ओके, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया। अभी साइट्स यहां पे फिर से इंपॉर्टेंट है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन कंट्रीज को देखोगे तो आपको पता चलेगा ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और ये अफ्रीकन ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे बायोडायवर्सिटी बहुत बढ़िया है। बेसिकली ये बेसिन की बात भी करें तो बायोडायवर्सिटी तो थोड़ी बढ़िया दिखेगी। एक्चुअली यहां पे खासतौर पे एलिफेंट, जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। एलिफेंट, नामीबिया से तो ज्यादातर हम लोग चीते लेके आए हैं, नामीबियाई चीते, 12 चीते लेके आए थे। ठीक है, मोदी जी के बर्थडे के अवसर पे याद करो। अब समझना यहां पे, तो यानी ये वो लोकेशन है जहां पे जानवर जाते हैं, और जानवर जाते होंगे तो क्या देखने को मिलेगा? ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, तो वन्यजीव मानव संघर्ष देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। ठीक, तो होता क्या है, ये वो देश है, कंट्रीज हैं जिन्होंने साइट्स के मेंबर्स हैं, यानी साइट्स के पे सिग्नेटरी है। और साइट्स क्या कहती है? इंटरनेशनल ट्रेड को रोक लगाती है इंडेंजर्ड स्पीसीज के। अब क्या है, ये क्या चाहते हैं कि भाई साइट्स हमको थोड़ी ढील दे। क्या ढील दे? कि हम कुछ वन्य जीवों का व्यापार कर सकें, हाथी दांत का व्यापार कर सकें, क्योंकि हमारे यहां ये इंडेंजर्ड नहीं है, हमारे यहां इनकी संख्या लाखों में है, और ये हमारे लिए समस्या बनते जा रहे हैं। हम इनकी सुरक्षा करके क्या करेंगे? लेकिन साइट्स ने इस बात को नहीं माना। अभी जब दोबारा आपका काजा शिखर सम्मेलन हुआ है, कहां पे? जाम्बिया में। अभी रिसेंट में आपके एग्जैक्ट होगा तो लिविंगस्टन, जाम्बिया। अभी रिसेंट की जो मीटिंग हुई इनकी, ठीक है, लिविंगस्टन एक लोकेशन है, कहां पे? जाम्बिया में। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, इस बात को दोबारा इनके मेंबर्स ने दोहराया कि भाई अगर हमको ढील नहीं दिए तो हम साइट्स को क्या करेंगे? साइट्स की सदस्यता को छोड़ देंगे। इस बात को इन्होंने फिर दोबारा बोला है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में है, आप लोग इस बात को समझ गए। काजा शिखर सम्मेलन क्या है? कासी कवांगो, जासी, जाम्बेजी रिवर, कौन कौन से शामिल हैं, क्यों न्यूज में है, कहां पे हुआ, सारी बात। अब क्या है, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, ध्यान रखना, ये 2 बर्ड सेंचुरीज है। ओके, नागी नकटी क्या है? नागी एक बर्ड सेंचुरी है, ओके, और नकटी दूसरी बर्ड सेंचुरी। ये बिहार की बर्ड सेंचुरी है। अभी बिहार का पहला रामसर साइट क्या है? आप लोग चाहो तो बता दो, मैंने बताया हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तो अब इसको लेके बिहार में टोटल 3 रामसर साइट हो गए, टोटल 3 रामसर साइट हो गए। रामसर साइट के बारे में 2 बार बहुत डिटेल में बताया हूं, तो अब बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि पहले 75 थे, फरवरी में 5 इसमें जुड़ गए थे, तो अब ये 80 हो गए थे, अभी 2 इसमें और जुड़े हैं। तो अब टोटल रामसर साइट आपको पूछेगा तो हमारे पास टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी होगी? 82 हो गई। ये 2 कहां पे रामसर साइट्स खोजे गए हैं? तो बिहार में। ओके, बिहार में खोजे गए हैं, ये हो गया। अब लोग नेक्स्ट आते हैं, अच्छा ये कब? ये नागी और नकटी को 5 जून को, ध्यान रहा है, 5 जून को शामिल किया गया रामसर साइट्स में। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। नेक्स्ट आपका है आइबेरियन लिंक्स। देखो आइबेरियन लिंक्स क्या था, अभी ये न्यूज में क्यों आया? ठीक है, IUCN की अगर आप लोग रेड डाटा बुक लिखोगे, देखोगे तो IUCN की रेड डाटा बुक में ये पहले क्या था? ये पहले इंडेंजर्ड था, यानी संकटग्रस्त था। इंडेंजर्ड, GERD, इंडेंजर्ड था। अब ये क्या हो गया है? अब ये वल्नरेबल हो गया है। इनकी संख्या में संरक्षण किया गया तो इनकी संख्या बढ़ गई। ओके,
संख्या बढ़ गई तो अब ये वल्नरेबल हो गया। तो इसी के लिए क्या है, इंडेंजर्ड से अब ये कहाँ चला गया, वल्नरेबल में चला गया, इसी के लिए न्यूज में आया है। ठीक है, ये क्या है, ये देखने से बिल्ली लग रही होगी जब आप आइबेरियन लिंक्स देखोगे। आइबेरिया एक्चुअली प्रायद्वीप है, ठीक है, यूरोपियन प्रायद्वीप है, ये यूरोप में स्थित एक प्रायद्वीप है। इसमें पुर्तगाल, स्पेन, ये सारे यूरोपीय कंट्रीज आते हैं। ठीक है, एक बार आइबेरियन प्रायद्वीप आप लोग सर्च कर भी पढ़ सकते हो। तो ये बिल्ली की एक प्रजाति है, देखो सबसे दुर्बल बिल्ली की प्रजातियों में से एक है। ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये कैट की एक प्रजाति है जो अभी न्यूज में आई है, आइबेरियन प्रजाति। ओके, ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी दिख रहे हैं। ठीक है, ये भारतीय थल सेना के क्या हुए हैं, प्रमुख चुने गए। भारतीय थल सेना प्रमुख के रूप में इनका चयन हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। ठीक है, जो श्रम की स्थितियां हैं उसको बेहतर किया जाए, ठीक है, उसको अनुकूल किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया जिनेवा में, स्विट्जरलैंड, जिनेवा या जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, जिनेवा स्विट्जरलैंड। सब लोग यार वीडियो प्लीज मेरे भाई मेरे दोस्त अच्छा लगेगा, स्विट्जर थोड़ा सा गलत लिखा गया, ठीक है, तो आप लोग लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना और एक बार अपने दोस्तों को थोड़ा जोड़ो। ओके, बहुत काम करने वाले हैं तो मजा आएगा, साथ में सब लोग मिलकर फोड़ेंगे। ओके, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। अच्छा, ILO में इस वक्त टोटल कंट्रीज कितनी है, तो भैया टोटल 180, टोटल देखोगे तो वैसे तो 187 है, 186 कंट्री हैं। ओके, और एक इसमें द्वीप है जिसका नाम है कूक द्वीप, कूक आइलैंड। तो इसको मिला के टोटल 187 और इसमें मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर देखोगे तो स्विट्जरलैंड, ये आप जो देख रहे हो ना, इसी स्विट्जरलैंड में ही इसका हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में क्या है, इसका हेडक्वार्टर भी है। तो ये आपके लिए पेपर में क्वेश्चन बन के बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, ठीक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, तो शॉर्ट में लिखूंगा, येन सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी द्वारा इसको जारी किया गया। तो मैं केवल येन सेंटर लिखूंगा, दो इंस्टीट्यूट मिलकर इसको संयुक्त रूप से जारी किए, येन सेंटर, पूरा नाम येन सेंटर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, प्लस दूसरी जो इसमें जारी करने वाले प्रतिभागी मतलब इंस्टीट्यूट है उसका नाम है कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में इंटरनेशनल अर्थ साइंस लिख दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरनेशनल अर्थ साइंस। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इन दोनों ने संयुक्त रूप से जारी किया। जारी करने पे कहती क्या है ये इंडेक्स, क्या कहती है ये इंडेक्स, कहती है कि भारत को इसमें 176 रैंक मिली है टोटल 180 में। तो परफॉर्मेंस का अंदाजा आप लगा सकते हो कि खराब है या अच्छा है। तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, भारत को 27.6 अंक मिले थे। ओके, तो भारत का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, हम लोग ये कह सकते हैं। ओके, अच्छा, ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक और बात बोलती है कि भारत अभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में, ठीक है, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन गया है, 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन गया है। फर्स्ट एंड सेकंड पे यूएसए और चाइना में से बताओ कौन है, कौन फर्स्ट पे है, कौन सेकंड पे है, फर्स्ट एंड सेकंड में, ठीक है, कमेंट। ओके मेरे भाई, ये पता है ग्रीन हाउस गैसेस, हमको होता है कि जो ग्लोबल ठीक है, वैश्विक उष्मन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के उत्थान में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, पेपर में क्वेश्चन बन के आता है, ठीक, तो ये तैयार रहना चाहिए। ग्रीन उष्मन के कारण क्या होता है, हमको पता है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, जो आइस कोर्स होते हैं वो पिघल जाते हैं। आइस कोर्स पिघलेंगे तो क्या होगा, रैपिड फ्लड देखने को मिल सकता है
और लॉन्ग टाइम में जो रिवर्स है वो सूख जाएंगे। तो एक समय बाढ़ की समस्या तो दूसरे समय सूखे की समस्या देखने को मिलेगी। पानी बढ़ के कहां जाएगा? समुद्र में जाएगा, तो सी लेवल ऊपर जाएगा, तो जो आइसलैंड्स हैं या कोस्टल एरियाज हैं वो डूब जाएंगे। तो इसके भी इंपॉर्टेंट है, बायोडायवर्सिटी को खतरा है, ठीक है, प्रवाल सारे डूब जाएंगे, ठीक। जो आवास क्षेत्र है वो जगह अंदर की तरफ माइग्रेशन में वृद्धि होगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होगी क्योंकि भाई तटीय एरिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी वो सब खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, यानी वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स, इसको देखते हैं। वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स, इस इंडेक्स में सबसे बेहतरीन जिसने परफॉर्मेंस किया है वो आइसलैंड ने किया है। यहां पे इक्वलिटी कितनी है? तो 93.5% इक्वलिटी है, ओके। इसके बाद से अगला परफॉर्मेंस आपकी फिनलैंड का बेहतर है, सेकंड रैंक पे फिनलैंड, और उसका से नॉर्वे, ओके। ये क्या है? इस इंडेक्स की टॉप 3 कंट्रीज हैं जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, ओके। अब बात आती है कि इंडिया का रैंक कितना है। तो इंडिया का रैंक आप देखोगे 127, 127वां रैंक है भारत का। अब बात है कि भाई कि जो आपकी साउदर्न एशिया है, ठीक है, साउदर्न एशिया में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद नेपाल, नेपाल के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद भूटान। हमको पता है भूटान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया है 60% एरिया हमारा फॉरेस्टेड रहेगा, ठीक है, यानी ग्रीनरी रहेगा। हालांकि इन्होंने 73% के करीब में ग्रीनरीज रखी हैं, यानी इन्वायरमेंट को बहुत ध्यान रखा है, टारगेट से ज़्यादा रखा है, ठीक है। साउथ एशिया का सबसे ऑर्गेनाइज्ड कंट्री पूछे, आंसर क्या होगा? भूटान होगा। अपने वेल्थ को ग्लोबल हैप्पीनेस से कौन मेजरमेंट करता है? आंसर क्या होगा? भूटान होगा। ये सारी चीज करती है। इसके बाद से आपकी बारी किसकी है? इंडिया की, भारत की। तो भारत क्या है? साउथ इंडिया में 5th रैंक है भारत का, ठीक है। भारत से अच्छे कौन से हैं? ये लोग हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे तरंग शक्ति। हमारा क्या है? तरंग शक्ति क्या है? मल्टीनेशनल एयर प्रैक्टिस है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय है। अभी इसमें कौन कितने राष्ट्र हैं ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 10+ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चांस है इसमें यूएसए भी पार्टिसिपेट करे। अब भारत ने ये तरंग शक्ति क्यों लाई, किसके तर्ज पे लाई? तो भारत अभी गई थी यूएसए, और यूएसए का एक मतलब मल्टीनेशनल फ्लाइंग प्रैक्टिस है, उसका नाम है रेड फ्लैग प्रैक्टिस। भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट की, तो इसी के तर्ज पे हमने क्या किया? तरंग शक्ति को लेके आए, तरंग शक्ति को, ओके। नेक्स्ट, ये किसके द्वारा ये बुक लेके आई गई? फोटो देख लो, एड फाइंड्स अ होम। फोटो देख के लग रहा होगा कौन है? आलिया भट्ट जी हैं, ठीक है। जो बनती है आलिया, मिला था कालिया खान सर का स्टेटमेंट था, तो वही है। पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी में अभी भैया क्या हुआ? बहुत तेज फ्लड आ गया, ठीक है। तो यहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। नुकसान पापुआ न्यू गिनी आप देखोगे बहुत क्लियर, देखो पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, इसके बीच में एक स्ट्रेट, एक जल संधि पाई जाती है जिसका नाम है टोरेस स्ट्रेट, TORRES स्ट्रेट, ठीक है। टोरेस जल संधि यहां पे आपको देखने को मिलेगा पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ओके, ठीक। यहां पे टोरेस आइसलैंड से बीच में, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक। क्या हुआ? यहां पे बहुत ज्यादा फ्लड्स वगैरह आ गया था, जिसके वजह से भारत ने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया। कितना? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर का यहां पे इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया ने, जिसकी वजह से क्या हुआ है? ये न्यूज में आ गई है। बाकी यहां पे टोरेस स्ट्रेट को तुमने देख लिया। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज, अब हमारा अगले 5 मिनट क्लास कंप्लीट हो जाएगा, बहुत दिक्कत करते हैं। तुमको पता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं।
और इसी अवसर पर 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में नामित किया गया बिहार के। यहां पे क्या लिखा अगला, ठीक है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस, जो कि हम लोग मनाते हैं कब, 20 जून को, 20 जून को मनाते हैं। अगले दिन 21 जून को शरणार्थी आएंगे तो यहाँ पे योगा करेंगे, तो 21 जून को हम लोग क्या मानते हैं, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। विश्व मधुमेह यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाते हैं, तो 27, अब योगा नहीं करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा 1 हफ्ता बाद। 27 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट डेज वाइज फैक्ट है। अब 2 मिनट के अंदर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, तो लास्ट हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। देखो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जिस बुक को दिया गया उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है कैरोस। कैरोस, कैरोस नामक बुक को लिखा गया। कैरोस बुक के रचयिता कौन है, तो जेनी एरपेनबेक। जेनी एरपेनबेक ये बुक के क्या है, ऑथर हैं, रचयिता हैं। और इस बुक का ट्रांसलेशन किसने किया है, तो माइकल हॉफमैन। हाफ योगदान इनका, माइकल हॉफमैन ने क्या किया, इसको अनुवादित किया है, इसका ट्रांसलेशन किया है। ओके, यहां से हमारी करंट अफेयर की आज की क्लास होती है खत्म। और 6 मंथ की करंट अफेयर इसी के साथ हम लोगों ने लगभग 1 घंटे 40 मिनट की अपनी इस क्लास में कंप्लीट किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप लोग समझ सकते हो 30+ टॉपिक्स आज हमने देखे हैं, ठीक है। मजा आया यार मुझे करंट अफेयर पढ़ाने में, मुझे उम्मीद होगी यार आपको पढ़ के भी मजा आएगा। और सच बताएं तो यार इस करंट अफेयर की क्लास को बहुत ही ईमानदारी के साथ मैंने कराया है। आप देखोगे ये नोट्स में अपना शॉर्ट नोट शेयर कर दूंगा, बता दो कितने पेज का बन गया है, तो आप गिनते चलो, 1 पेज, ठीक है, 2 3 पेज, 3 2 5 पेज, एक ये 6 पेज। 6 पेज में आपको बनाया जून का करंट अफेयर, फिर 6 2 8 पेज, 8 1 9 पेज, इधर 10 पेज, 10 2 12 पेज, 12 2 14 पेज, 14 2 16 पेज, 17 पेज, 18 पेज, 19 पेज, 19 20 पेज, 20 2 22 पेज, 2 24 पेज, 24 पेज में 6 महीने के करंट अफेयर कंप्लीट कराऊं मैं। तो 24 पेज का शॉर्ट नोट्स मेरा मैं शेयर कर दूंगा, बट मेरे दोस्त मेरे भाई आप लोग अगर खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहा होगा। ओके, सबसे ज़्यादा बेटर होता है अपना नोट्स बना लेना, क्लासेस को 2 पे करके दोबारा रिवीजन करना, इससे बड़ी स्ट्रेटजी कोई होती नहीं है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी कहीं टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है तो टेस्ट सीरीज तो भाई ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, अभी नई चूंकि इंस्टीट्यूट है तो नया टेस्ट सीरीज बनी है, तो मजा लो, ठीक है, और मजा लो इस टेस्ट सीरीज का। और साथ ही साथ इसमें डिस्कशन भी है, तो हमारे डिस्कशन का तो रिक्वेस्ट फिर से वही एक इमोशनल रिक्वेस्ट, प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर देना। चैनल के बारे में एक बार बताओ कि निशान सर और रमन सर का ये नया प्लेटफॉर्म है पीसीएस अभ्यास के नाम से, अब हम यहीं पढ़ाएंगे, हमारी आगे पूरी क्लासेस, हमारी मुलाकात यहीं होगी, अन्यत्र हम कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमें जानते हैं वो अगर ऐड हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। और ये एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि एक बार अपने दोस्तों से जरूर पूछो भाई अपने चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं, एक बार खटखट सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।